एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ये स्टेट पीसीएस तमाम जो है उनमें पूछे गए हैं, खासतौर पे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपका काफ़ी नज़दीक है, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, एकदम सिर पर आ गई है परीक्षा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी। आइए इसे आरंभ करते हैं। बाइलिंगुअल है, प्रश्न दोनों भाषाओं में आपको दिखाई देंगे। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बार बार दोहराए गए प्रश्नों को देख लेना ही बुद्धिमानी। चलिए साइंस से हमारी शुरुआत होती है, जनरल साइंस। इसके अतिरिक्त भी जनरल स्टडी के कई सारे हिस्सों को हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है। देखने और सुनने में लगता है कि ये समय की यूनिट हो सकती है, समय का मात्रक हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी दूरी छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली दूरी जो कि खगोलीय दूरियां होती हैं, दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी, इस तरह की दूरियों को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे हम नापते क्या है? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर, और वो भी बहुत ज्यादा उच्च ताप जो होता है, विकिरण प्राप्त करने की सीमा तक जो उच्च ताप होता है, वहां तक अगर हमें नापना है तो उसके लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये कम तापमान को नापता भी नहीं। अगला देखते हैं, राडार का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? कुछ 4 अलग अलग आपके पास विकल्प है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन। मतलब रेडियो तरंगों के द्वारा हम वस्तुओं की स्थिति, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो एक्चुअल स्थिति है उसको पता लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हुए आपने देखे हैं, गोल गोल ऐसे घूमते हैं और सफाई होती है। तो गोल गोल घूमना मतलब वो सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में 2 बल काम करते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, जिसे आप स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यहाँ उत्तरदायी होता है, जिसकी वजह से आपके कपड़ों की सफाई होती है। तो अपकेंद्रण का सिद्धांत काम करता है। 5वां देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति क्यों धारण करती है? उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? वो चौकोर, तिकोनी या फिर
कई और आकृतियों में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो गोल होने के पीछे है वो न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति, और उसके पीछे जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव का, यानी सरफेस टेंशन का। छठवां देखिए, ऑप्टिकल फाइबर ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश तंतु इसको हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है और लंबे समय से है, लेकिन आगे भी इसकी बहुत सारी संभावना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सिद्धांत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को संपूर्ण रूप से वापस भेज देना, यानी परावर्तित कर देना। संपूर्ण तो कोई नहीं भेज सकता, ऐसी आदर्श चीज नहीं होती है, लेकिन हाँ अधिकतम। तो ये प्रकाश तंतु का सिद्धांत आपने देखा। अगला प्रश्न अपना ऑप्टिकल फाइबर से ही है। कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, अभी पीछे आपने देखा है, और इससे ऊर्जा बहुत कम खपत होती है। मतलब इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम्शन बहुत लो हो जाता है, और इसमें जो रेडियो आवृत्ति है वो पूरी तरह से अवरोध से मुक्त होती है, तो संचार आसानी से हो सकता है। और रिलायंस समूह जो है वो इसमें सन्नद्ध है, जुड़ा हुआ है भारत में, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में। आपको ये बताना था कि इसमें सही क्या है, तो सही है देखिए इसका ए वाला, रिलायंस समूह इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब जो चौथा ऑप्शन है इसको बाहर कर दीजिए, बाकी तीन एकदम सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिए, डॉक्टरों के द्वारा एक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप कहते हैं एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोपी, जैसे पेट में कोई समस्या होती है, अल्सर इत्यादि होता है, तो उसका पता लगाने के लिए एक लचीली ट्यूब होती है जो कि मुंह के सहारे, बड़ी कष्टदेह प्रक्रिया होती है, तो मुंह के सहारे अंदर डाली जाती है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? एंडोस्कोप तो एक यंत्र हो गया ना, डिवाइस हो गई। अब ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? तो यहां भी आप चुन लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन वो दिया हुआ है ना ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब भी वही है, सकल आंतरिक परावर्तन, वही बात। आगे बढ़ते हैं। नौवां देखिए, मरीचिका, भ्रम की स्थिति होती है। पुराने समय में कहा जाता था कि रेगिस्तान में हिरण जो है वो पानी की खोज में दौड़ रहे होते हैं, दूर ऐसा लगता है रेत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भ्रम, मायाजाल उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है नदी बह रही है। जब वहां हिरण दौड़ते हुए पहुंचता है तो वहां पानी नहीं रहता है, रेत रहती, तो दौड़ते दौड़ते ऐसे ही मारा जाता है। तो ये भ्रम अक्सर कई जगहों पर, तो इसके पीछे वजह क्या होती है? जब भी कोई चीज अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को संपूर्णतः परावर्तित करने की क्षमता रखती है तो वहां पर मायाजाल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल। ठीक है, भ्रम की स्थिति बनेगी। आगे देखें, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारा जो है उसका अपना एक रंग होता है, लेकिन उससे हमें क्या पता लगता है? तो तारे के रंग से हमें उसके तापमान का पता लगता है, उसका तापमान कितना होगा, और तापमान से हम उसकी अवस्था का भी पता लगा सकते हैं। 11वें को देखिए, आकाश का रंग नीला, बताइए क्यों? अब धरती से देखने पर ही आसमान नीला दिखाई देता है, बाकी अंतरिक्ष में आप देखेंगे तो वहां से काला ही दिखेगा। तो 11 जो है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होती है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है वो यहाँ काम करता है। ठीक है, वायुमंडल के जो कण हैं और वायुमंडल की जो परतें हैं उनके द्वारा प्रकीर्णन की घटना होती है। अब अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं, तो वहां पर एकदम जो ओरिजिनल कलर है वो दिखाई देता है। पानी में वायु का बुलबुला ये किस तरह से व्यवहार करता है? ठीक है, एयर बबल जो है ये वाटर के अंदर कैसा बिहेव करता है आपको बताना है। तो ये एक मिरर या फिर लेंस जैसा व्यवहार करेगा। अब यहां दिया हुआ है, देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ये कॉनकेव लेंस की तरह से व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह से ये व्यवहार करता है। ठीक है, आगे चले। यहां देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा पूरा प्रतिबिंब, मतलब उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए वो एक समतल दर्पण का इस्तेमाल करेगा। लेकिन समतल दर्पण उसको कितनी लंबाई का लेना चाहिए या कितनी ऊंचाई का लेना चाहिए? कितना ऊंचा वो प्लेन मिरर लेकर जाए तो उसे अपना पूरा आदम कदम प्रतिबिंब दिखाई देगा, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, अपनी लंबाई से आधा। जैसे वो 6 फीट का है तो उसको कम से कम 3 फीट का दर्पण लेकर लगाना पड़ेगा, तब जाके उसे सिर से पैर तक अपना चित्र दिखाई देगा। चलिए 14 को देखिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इमेज जो ऑब्जेक्ट की है वो कहां पर बनती है? आंख के अलग अलग हिस्सों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। इसे दृष्टि पटल कहा जाता है, जिसे कि आप अंग्रेजी में बहुत चर्चित कहते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना। आगे चले, यहां देखें, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक बराबर हो जाएगा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो है वो बराबर पाठ्यांक किस लेवल पे शो करते हैं?
वो टेम्परेचर कितना है? तो वो टेम्परेचर है आपका -40। -40, इस पर दोनों बराबर हो जाते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह का यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन जो है उसमें? तो सही जवाब क्या होगा? इसका हो जाएगा अवरक्त यानी इंफ्रारेड। ठीक है, टीवी का जो रिमोट होता है। यहां देखिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई जो है उसमें क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, मतलब कौन सी तरंगों का इस्तेमाल होता है, ये बताइए। तो इसमें आप रेडियो तरंगों को देखते हैं। ठीक है, टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सी है? ये रेडियो वेव्स। 18वां देखिए, डायनेमो का काम क्या होता है? तो ये यंत्र क्या करता है बताइए? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो आपका सी वाला विकल्प है, मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे साइकिल आप चला रहे हैं उसमें डायनेमो लगा लीजिए, तो आप जितना पैडल मारेंगे उतनी ही उससे एनर्जी जनरेट होगी। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है? तो आप जानते ही हैं, जो एडिशन वाला बल्ब, मतलब कांच के गोले के अंदर ऐसे फिलामेंट होता था, जब वो टूट जाता था तो फ्यूज हो जाता था। तो वो फिलामेंट तपता है, मतलब उसके अंदर जो करंट है वो जाता है, तो वो तप के रोशनी देता है। तो बताइए वो किससे बना होता है? सही जवाब इसका क्या होगा? ये टंगस्टन से बना होता है, यहां पर आप देख रहे हैं। और इसीलिए इसकी जो ताप सह्यता होती है, ताप को सहने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा होती है। यहां देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह है जिसमें कि विद्युत ऊर्जा कहां से आती है बताइए? मतलब बिजली का काम जो है वो सैटेलाइट के अंदर कैसे चलता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बिजली बत्ती कहां से जलती है? तो वहां पर बिजली बत्ती के लिए आप कोई पोल और पावर हाउस तो लगाएंगे नहीं, वहां पर सोलर सेल ही होती है जो कि ऊर्जा देने का काम करती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो यहां पर 20 वाला जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोलर सेल। 21 को देखिए, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसमें कौन सा शीतलक, कौन सा कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, भट्टियां, उनका तापमान बेतहाशा बढ़ता है। तो बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करने के लिए कुछ शीतलकों की आवश्यकता होती है, ठंडा करने के लिए। तो बताइए यहाँ क्या इस्तेमाल होता है? यहाँ कलपक्कम के रिएक्टर की बात हो रही है। और 21 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर D2O यूज होता है। ठीक है, D2O जो है ये न्यूट्रॉन मंदक भी है और शीतलन का भी काम करता है, लेकिन यहां पर इस्तेमाल होता है लिक्विड सोडियम। 22 को देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह, ये तो आप जानते हैं। सही जवाब क्या है? आर्यभट्ट, सी वाला विकल्प। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? अब यहां पर कुछ पर्वतारोहियों के भी नाम दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ये वैलेंटीना तेरेश्कोवा है, नाम से आप समझ रहे हैं ये कहाँ की होंगी, है ना। 24, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान यानी IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। 24 सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। ये देहरादून में है। ठीक है, ऊंचाई पर। और देखिए, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नाम तो है ब्लैक बॉक्स, लेकिन जैसा बताया ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो इसका रंग कैसा होता है बताइए? देखिए, ये नारंगी रंग का होता है। नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये ऑरेंज कलर का होता है। 26, अच्छा, ROA की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, और कर ही रहे होंगे, क्योंकि एक फॉर्म को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी परीक्षाओं में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी जो समय आपके पास बचा है, अभी परीक्षा तिथि तो आई नहीं है जब भी आप वीडियो देख रहे हो। रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, इनकी फीस भी सामने दी हुई है, काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इनसे जुड़ने की इच्छा है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, जेट इंजन और रॉकेट, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की ही हवा का, यानी आसपास की जो वातावरण की हवा है उसी का इस्तेमाल करता है। अतः यह अंतरिक्ष में गति नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां हवा होती नहीं है, निर्वात होता है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो गैस के रूप में ईंधन के साथ ही ले जाता है, उसी से यूज करता है। तो बताइए इसमें सही क्या है? देखने में तो दोनों सही लगते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पहला सही है। ठीक है, पहला वाला सही है। जेट इंजन का इसमें दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में वो काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ रॉकेट के ईंधन की बात हो रही है, तो रॉकेट के ईंधन में कई सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। आगे चले, यहाँ देखिए 27, 28 फरवरी की जो तारीख है, कहा गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये किस चीज की स्मृति स्वरूप ऐसा किया जाता है? मतलब एक तारीख हमने तय की है, तो किसकी याद में?
ये रमन प्रभाव दिवस है, या फिर कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ था, या फिर होमी जहांगीर भाभा का बर्थडे था, क्या था उसमें? तो सही जवाब इसमें रमन प्रभाव दिवस है, रमन इफेक्ट डे। ठीक है, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसके बाद आइए अब आगे चले। यहां देखिए परमाणु नाभिक में क्या क्या होता है। परमाणु नाभिक में क्या होता है बताइए? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब उदासीन होते हैं इलेक्ट्रिकली, और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। तो इसमें आप सी को चुनेंगे। और बाहरी कक्षाओं में भटकते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां देखिए एटम यानी परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ये चैडविक महोदय थे। हालांकि न्यूट्रॉन का अंदेशा तो इससे पहले वाले वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड इत्यादि हैं उनको भी हो गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका पूरा व्याख्या करने वाले ये चैडविक। इसके बाद 30वें को देखिए, परमाणु में जिन प्रोटॉनों की संख्या, माफ कीजिएगा, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? यहां पर सम न्यूट्रॉनिक समस्थानिक वाली परिभाषा आप देख रहे हैं, बताइए। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ये समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। 31 को देखिए, यहाँ लिस्ट मिलान करना है। आयोग का ये पसंदीदा क्षेत्र होता है। सूची वाले एक आध प्रश्न तो अवश्य ही मिलते हैं। तो इसमें एक तरफ प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, मतलब पदार्थों के नाम दिए हैं, और उनके अंदर किस पदार्थ की या किस तत्व की प्रचुरता होती है वो दिया है। तो हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। माणिक्य एक रत्न होता है, रूबी इसको कहा जाता है। तो बताइए मिलान अगर इसमें कीजिएगा तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वही सही होगा। उसी के हिसाब से कर लीजिए। देखिए हीरे के अंदर होता है कार्बन, ये कार्बन का ही अपरूप है, आप जानते ही हैं, शुद्धतम अपरूप। संगमरमर जो है उसके अंदर होता है ढेर सारा कैल्शियम, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके बाद है बालू, बालू के अंदर होती है सिलिका, और माणिक्य जो है इसके अंदर होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है लेकिन उसके बावजूद, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये होता है, उसके बावजूद इतना कीमती होता है। इसके बाद 32 को देखिए, पीतल में कौन सी धातु है? पीतल एक मिश्र धातु है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो इसके अंदर यानी ब्रास के अंदर क्या मिक्सचर मिला होता है? किन किन चीजों को मिलाने से ये बनता है? तो सही जवाब अपना सी हो जाएगा। ये कॉपर और जिंक मिलाने से बनता है। तांबा और जस्ता को आप मिलाएंगे तो बनेगा पीतल। और ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फुलरीन का दिया हुआ है कि ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। शुष्क बर्फ जो है ये असल में ड्राई या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कीरेटिन जो है ये मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन होता है। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाला एक विषैला द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड। बताएं इसमें से गलत क्या है? तो 33 का सही जवाब ए ही हो जाएगा। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक यहाँ कहाँ से आ जाएगा? बकमिंस्टर फुलेरीन जो है ये कार्बन 60 को कहा जाता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें फ्लोरीन कहाँ से आएगा? है ना, इसका नाम फुलेरीन है, ना कि फ्लोरीन। ठीक है, बाकी जितने हैं वो सही। और यहाँ देखिए रासायनिक रूप से ड्राई आइस क्या होती है? तो ड्राई आइस जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसमें आप किसको चुनेंगे? डी वाला विकल्प। 35 में आ जाइए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लाफिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होती है? सूंघने पर हंसी आती है और ज्यादा मात्रा में सूंघ लेंगे तो बेहोशी हो जाती है। तो एनेस्थीसिया इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब बताइए यहां पर, तो 35 जो है इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कभी कभी मरीज जो है वो हेलुसिनेट करने लगते हैं, मतलब भ्रामक स्थिति उनकी बन जाती है सिर्फ इस गैस के प्रभाव की वजह से। और आप देख रहे हैं 36 को, बुलेट प्रूफ अगर पदार्थ बनाना है तो उसके लिए किस तरह के पॉलीमर यानी बहुलक का इस्तेमाल किया जाएगा? बहुलक जो है वो बेजोड़ मजबूत होते हैं। किसी भी पदार्थ से बनने वाला बहुलक जो है वो अपने मोनोमर यानी एकलक की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है। इनको बनाने के पीछे पर्पस भी यही। अब यहां बताइए, बुलेट प्रूफ अगर हमें सामान बनाना है तो उसके लिए हम किस पॉलीमर का इस्तेमाल करेंगे? 36 बी वाला विकल्प अपना एकदम सही है। यहां पर हम पॉलीएमाइड का प्रयोग करेंगे तो गोली जो है वो आर पार नहीं पहुंचेगी। आगे चले, यहां देखिए किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां हमारी थकान का अनुभव करती। यहां कई सारे एसिडों के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से अपना सही जवाब क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जमाव जब हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में होने लगता है तो इससे हमें थकावट महसूस होती है, और उस समय अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये लैक्टिक एसिड वहां से रिलीज हो जाता है। उसके बाद फिर से आप तरोताजा महसूस करते हैं। इसके बाद 38 में आइए। यहां देखिए सिरका निम्नलिखित में से किसका एक डाइल्यूट मिक्सचर है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब ये क्या है, कौन सा एसिड है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पर आप डी वाले विकल्प को चुन लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद 39 में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, यानी 3 विस्फोटक है, कोई एक उसमें से बाहर है। तो अब देखने में तो सारे ही खतरनाक दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो अपने आप में कोई विस्फोटक नहीं है। हाँ, ये है कि इसका सहयोग करके या इसका इस्तेमाल करके हम विस्फोटकों का निर्माण अवश्य ही कर सकते हैं। बाकी 3 जो है वो 1 नंबर के खतरनाक विस्फोटक। ठीक है, आगे चले। अच्छा, RDX का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ये पता होना चाहिए। 40 को देखिए। इंडेन एक LPG मिश्रण है, मतलब इंडेन गैस सिलेंडर की बात हो रही है, लेकिन LPG गैस की आप देखें तो LPG जो है उसके अंदर क्या मिला होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम आप जो सुनते हैं, घरेलू ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसमें क्या मिला होता है? कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो यहाँ पर सी वाला हो जाना चाहिए। ब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है और दोनों को मिला के सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके भरा जाता है, तो वो द्रवित अवस्था में रहता है और उसके अंदर कोई भी गंध नहीं होती है, गंधहीन होता है। तो लीकेज होगा तो पता ही नहीं लगेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए उसमें कुछ थोड़ी मात्रा में एक रसायन मिलाया जाता है। जरा उस रसायन का नाम बताइएगा, वो क्या होता है जिसकी हमें महक अच्छी नहीं लगती है, जब वो लीक करता है तो पता लग जाता है। चलिए, वो आपके लिए क्वेश्चन है। 41 को देखिए। इसमें से कौन सा कीड़ा नहीं है? अब आप कहेंगे कि सारे ही कीड़े हैं, लेकिन इसमें कीड़ा कोई एक नहीं है, मतलब इंसेक्ट के परिवार में नहीं आता है। तो खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर। 41 का सही जवाब बी हो जाएगा। ये जो मकड़ी है, स्पाइडर, ये कीड़ा नहीं, बाकी जितने हैं वो हैं। 42 को देखिए। लहसुन की जो तेज गंध होती है, जिससे कि कुछ लोग उसे राक्षसी तत्व समझ लेते हैं, तो वो किस वजह से होती है? तेज महक होती है और वो सल्फर के यौगिकों की वजह से होती है। प्याज और लहसुन दोनों में ये पाए जाते हैं सल्फर के कंपाउंड। इसके बाद पूछा गया कि ऑपरेशन थिएटर जो होता है, शल्य क्रिया की जो प्रक्रिया होती है, उसमें आर्थोप्लास्टी किसको कहा जाता है? आर्थोप्लास्टी ये एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? अगर डॉक्टर इसको करवाने के लिए कह रहा है तो आपकी किस चीज की सर्जरी होगी? असल में ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। हिप ज्वाइंट जो है उसका रिप्लेसमेंट, खासतौर पे जो ज्यादा उम्र दराज लोग हैं उनके अंदर ये आवश्यकता होती है, या फिर एथलीट वगैरह। इसके बाद एंजाइम, हार्मोन, ये सब आप पढ़ते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से हैं क्या? तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, प्रोटीन है। प्रोटीन का अपने शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चले, यहाँ लिस्ट मिलान करना है, कौन सी चीज क्या है ये आपको पहचानना है। तो विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन की श्रेणी है, उसमें किसको किससे मिलाएंगे ये देखिए। अब 45 का आप मिलान कर लीजिए बी के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। मतलब विटामिन इसमें से क्या है? तो कैरोटीन है। कौन सा विटामिन है जरा बताइए, मतलब ABCD कौन सा है? उसके अलावा एंजाइम है अपना पेप्सिन। हार्मोन क्या है? तो ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोटीन अपना केरेटिन है। ठीक है, कैरोटीन और केरेटिन में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। यहां आ जाइए, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? अगर ये कम हो जाए आपके शरीर में तो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो नहीं होगी, मतलब चोट लगेगी, खून बहता रहेगा। तो 46 जो है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा, ये विटामिन के है। आगे चले 47, रतौंधी, रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि बथुआ और पालक का सेवन करिए। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब क्या हो? विटामिन ए। और ये आराम से दूर किया जा सकता है पोषण अच्छी मात्रा में प्राप्त करके। इसके बाद आप देखें, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसके नाम में भी कोबाल्ट शब्द का इस्तेमाल, मतलब कोबाल्ट कहीं ना कहीं आता है। तो बताइए वो कौन सा विटामिन है? ये विटामिन बी परिवार का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर चालाक है आयोग 1 नंबर का, वो सारे बी वाले ही दिया हुआ है। तो 48 जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ये विटामिन B12 है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है ना। इसके बाद आइए 49 को देखिए। गाय का दूध जो है वो हल्का पीला होता है। आपका दूध वाला जो है दूधिया, वो आपको दूध देता है, आप भैंस का ले रहे हैं तो पीले रंग का दूध आपको दिया, आप तत्काल पहचान जाते हैं कि गाय का है, आप शिकायत करते हैं कि गाय का दिया है। तो हल्का पीलापन उसमें होता है, किस वजह से होता है ये आपको बताना है। तो 49 जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ये कैरोटीन की वजह से होता है, पीलापन जो है वो कैरोटीन की वजह से होता है। 50 को देख लीजिए। रुधिर वर्णिका जो है इसके संदर्भ में आप बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें लोहा होता है, यानी आयरन होता है, ये खून को लाल रंग देने का काम करती है। रुधिर वर्णिका मतलब हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो खून जो है वो इसी की वजह से लाल होता है। कुछ रोगों के खिलाफ ये प्रतिरक्षा देने का काम करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई का जो दारोमदार है वो इसी के ऊपर है।
तो अब इसमें आप देखिए 50 जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसमें देखिए पहला, दूसरा और चौथा 100% सही है, लेकिन यहाँ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा देने का काम ये रुधिर वर्णिका का नहीं होता है। हाँ, ये है कि हीमोग्लोबिन आपका कम होगा तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई और तमाम चीजें आपकी सही ढंग से नहीं हो पाएंगी, तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन इसका सीधा सीधा कोई रोल नहीं होता है, तो तीसरा बाहर है, बाकी इसमें पहला, दूसरा, चौथा एकदम सही है। 51 यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आप 2025 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ कुछ कोर्सेज हैं, उनकी जानकारी आप रोक कर देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज करने वाले, डिस्कवरी करने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे? यहाँ पर कुछ जाने माने साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ये कार्ल लैंडस्टीनर थे। डी वाले विकल्प को आप चुन लीजिए। 52 में आ जाइए। यहाँ कहा गया कि निम्न रक्त वर्ग, मतलब निम्नलिखित जो रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं उसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? वो सबको देता रहता है लेकिन लेगा सिर्फ अपने वाले से और किसी से ले नहीं सकता। तो सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? ये है ओ। देना होगा तो ये सबको दे सकता है, लेकिन लेना होगा तो सिर्फ ओ वाले से ही लेगा। इसके बाद 53 में आ जाइए। किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर, पीएच क्या होता है? ये अम्ल, क्षार इत्यादि के मापन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का पदार्थ है कि क्षारीय प्रवृत्ति का है कि उदासीन है, ये हमें इसके स्केल से मालूम होता है, 7 से कम, 7 से ज्यादा। तो जो सामान्य मनुष्य का रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है, किसके बीच में? 53 जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। तो बताइए ये अम्लीय है कि क्षारीय? 54 कौन सा हार्मोन जो है वो लड़ो और उड़ो कहा जाता है? ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट। तो ये हार्मोन आप कई बार आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये एड्रीनेलिन है। ठीक है, एड्रीनेलिन है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 55 कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पौधों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है? हार्मोन तो है ही है लेकिन बाकी इंसानों वाले हैं, एक जो है वो वनस्पतियों वाला है, वही आपको चुनना है। और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ये साइटोकाइनिन है, ये पौधों के अंदर पाया जाता है, बाकी जो है वो हम सभी के अंदर पाया जाता है। 56 कच्चे फल को पकाने के लिए एक गैस का इस्तेमाल होता है, तो ये अपना इसमें से कौन सा होगा बताइए? कई सारी गैसों के नाम और पदार्थों के नाम दिए हैं, फिलहाल बी वाला हो जाएगा। ये एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद 57 को देखिए, एड्स का कारण क्या होता है? एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका सही इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं। तो 57 का सही जवाब सी हो जाएगा। ये वायरस की वजह से होता है, HIV। ठीक है, 58 को देखिए, यहां पर हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है, ये बताइए। कौन सा मिनरल जो है वो नेसेसरी होता है? यहाँ सोडियम, सल्फर, पोटेशियम और आयरन दिया हुआ है, तो सही जवाब पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। 59 कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? मतलब पोटेशियम की अगर डिफिशियंसी आपके शरीर में होती है तो उससे क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, यानी कौन सी बीमारी पकड़ेगी? तो रक्तचाप आपका कमजोर हो जाएगा, मतलब लो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको झेलनी पड़ेगी, जो कि घातक है। यहाँ लिस्ट मिलान करना है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो दिए हुए हैं, यानी समस्थानिक, और उनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मतलब किस चीज की डायग्नोसिस में होता है वो दे रखा है। मिलान करके आपको दिखाना है इसमें। तो आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन, सोडियम। अब यहाँ जो नंबर आप देख रहे हैं ना, वो समस्थानिकों के पहचान के लिए दिए। असल बात यह है कि आर्सेनिक, कोबाल्ट, आयोडीन और सोडियम, ये जो मूल तत्व हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इनके ये समस्थानिक ही रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ पर होता है, मिलान आपको करना है। सी वाले ऑप्शन के हिसाब से मिला लीजिए। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 को आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि सक्रिय है कि नहीं आपकी, उसको जानने के लिए होता है। और कोई ब्लड से रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है तो उसके लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है। 61 में आ जाइए। कोबाल्ट 60, अब यहाँ पर एक एक करके पूछा जा रहा है, वहां झुंड में हमने देख लिया है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ गामा रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, गामा रेडिएशन जो है उसका इस्तेमाल होता है और वो विकिरण चिकित्सा के तौर पे यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 को आपने यहाँ भी देखा है, उसका उपयोग देखा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए, ट्यूमर को संसूचित करने के लिए, यानी ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए शरीर में हम कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं? कौन सा रेडियो समस्थानिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? ये भी आपने पीछे देखा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला, ये है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74। 63 फिर से लिस्ट मिलान। यहाँ रोगों के नाम दिए हैं और वो किस अंग को प्रभावित करते हैं वो दिया हुआ है।
मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस और ल्यूकेमिया। बताइए इसमें कौन सा अंग किस बीमारी से प्रभावित होता है? तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। बी के हिसाब से मिलान, एक मिनट, बी के हिसाब से मिलान कर लीजिए। इसमें एक ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ 4 ही है, इधर 5 दिया है ताकि आपको खोजने में दिक्कत का सामना करना पड़े। तो मलेरिया जो है उसमें क्या होता है? मलेरिया जो है ये रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को यानी लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड को तो ज्यादातर जो संक्रमण है वो प्रभावित करते हैं, लेकिन फाइलेरिया खास तौर पे। इंसेफेलाइटिस आपके दिमाग को प्रभावित करता है, दिमागी बुखार कहा ही जाता है। और ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है जो कि आपकी बोन मैरो को प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को। तो ये विकल्प आपने देखा, ठीक है। 64वां देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है? पूरी आंख निकाल के ट्रांसप्लांट नहीं होती है, उसका एक खास हिस्सा होता है जो कि ट्रांसप्लांट होता है, वो क्या है? तो सही जवाब इसका कॉर्निया हो जाएगा। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, ए वाला विकल्प इसमें से सही है। तो अब आइए पाला बदल लेते हैं, पॉलिटी को देखते हैं। और पॉलिटी में सबसे पहले पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एकदम से सब्जेक्ट बदलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वहां पेपर में तो सब मिक्स करके आएगा, तो इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, बताइए इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, उनका नाम बताना है। एकदम सीधा प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये BN राव थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BR अम्बेडकर नहीं होगा, ये BN राव का नाम है। और देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये निश्चित तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। इसमें जो ए वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। इसके बाद तीसरा देखिए, समवर्ती सूची की संकल्पना, जो कंकरेंट लिस्ट है अपने संविधान में, उसकी संकल्पना कहाँ से आई हुई है? हमने तमाम देश के संविधानों का अध्ययन करके वहां से कुछ न कुछ लिया हुआ है, तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? इसके लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान को आधार बनाया है। चौथा देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद दिए हैं, विषय वस्तु उनकी क्या है, मतलब उसमें क्या कंटेंट है वो दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 54, 75, 155 और 164 मिलान आप करेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा। ए के हिसाब से मिला लीजिए, मतलब मिलाने की जहमत भी नहीं करनी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75, 155 में राज्यपाल, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहां देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये मूल रूप से जिस अवस्था में थी उसके बाद कुछ शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष। तो ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये 42वां संशोधन था जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है। और देखिए, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कही जाती है? एकदम सीधा प्रश्न है, उद्देशिका को कहा जाता है। जो परमेबल है, अपनी प्रस्तावना है, उसी को कहा जाता है। इसके बाद 7वें को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए? तो 12 से 35। अब इस तरह के प्रश्न में अगर आप गड़बड़ करते हैं तो फिर संभव नहीं है। 8वां देखें, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये 5 अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो बताइए कि वो कहां से लेकर कहां तक के आर्टिकल नंबर आपको चुनना है। और सही जवाब क्या है? ये 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तमाम तरह की समानताओं का उसमें उल्लेख किया गया है। 9वां देखते हैं, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, ये किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो परिभाषा है उसकी शक्ति देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान से ही शक्ति प्राप्त करता है और संविधान का ही रखवाला है, आप जानते हैं। तो ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन का कॉन्सेप्ट है उसकी प्रेरणा उसने कहाँ से ली है ये आपको बताना है। और उसके लिए समाजवाद शब्द को आधार बनाया गया है। तो इसमें आर्टिकल नंबर आपको बताइए। देखिए, समाजवाद शब्द जो है वो तो प्रस्तावना में इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा कौन से आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया है इस मामले के लिए? तो 9वां जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 16 वही समानता के अधिकार वाला है। तो जब हर चीज में समानता है तो समान काम अगर आप कर रहे हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए, उसमें स्त्री पुरुष या फिर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 10वां देखिए, छुआछूत का उन्मूलन, ये किससे संबंधित? अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। यह अनुच्छेद नंबर 17 है, आर्टिकल नंबर 17 है। 11वें प्रश्न को देखिए, इसमें अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इसको अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर हमें किस अधिकार की प्राप्ति होती है? यहाँ 2 अलग अलग अनुच्छेदों को मिक्स किया है, ठीक है, आपस में ब्लेंड करके प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। बताइए इसमें से किस तरह का अधिकार हमें दिखाई देगा?
तो ये एकांतता का अधिकार है, मतलब राइट टू प्राइवेसी। आप प्राइवेसी चाहते हैं तो वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। 12वें को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है अपना आर्टिकल नंबर 24। 24वें अनुच्छेद को आप चुन लीजिए, डी वाला विकल्प आपका सही है। 13, इसमें से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 32 है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें से हमारा जो डी वाला विकल्प है वो एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। यहां देखें, संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, तो 7 थे टोटल, उसको बाहर कर दिया गया, वो एक वैधानिक अधिकार बन गया, विधिक अधिकार बन गया। तो इसके लिए हमें संविधान में कौन सा संशोधन करना पड़ा, वो कौन सा अमेंडमेंट है बताइए? सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ये 44वां संशोधन था। 15 को देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता के खिलाफ समानता के लिए अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप आराम से पहचान सकते हैं, संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन अभी नहीं। 16वां देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी जो वेलफेयर स्टेट है उसकी अवधारणा, इसका समावेश भारतीय संविधान में हमें कहां पर दिखाई देता है? नीति निदेशक सिद्धांतों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, या फिर प्रस्तावना में? निश्चित तौर पर नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समस्या यह है कि इसमें अच्छी अच्छी बातें तो भर भर कर कही गई है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, राज्य चाहे तो मान सकता है, नहीं चाहे तो नहीं माने। 17 को देखिए, समान काम के लिए समान वेतन, ये भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, ये है क्या? मतलब इसको आप किस श्रेणी में डालेंगे? तो निश्चित तौर पर ये एक, यहां पर आप 17वें को देख रहे हैं, अगर सिर्फ हम इसका ओरिजिनल फॉर्मेट देखते हैं, इसको हम तमाम अधिकारों के साथ मिलाकर नहीं देखते हैं, तो ये DPSP का पार्ट है, ठीक है, वहां पर समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई। बाकी समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो उस दृष्टिकोण से ये मूल अधिकार से भी जुड़ जाता है। उसके बाद 18वें को देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस तरह का प्रस्ताव आपको पारित करना होगा? उपराष्ट्रपति को आप उसके पद से भगा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 18 सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा। केवल राज्यसभा में आपको चाहिए, क्योंकि उसका लेना देना राज्यसभा से ही है ना। आगे देखें, यहां देखें 19वां जो है, इसमें कथन कारण दिया हुआ है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अब बताइए कि ये कथन कारण ठीक है, स्पष्टीकरण ठीक से दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो 19 सही जवाब अपना डी हो जाएगा। देखिए कथन तो इसमें जो ध्यान से देखिएगा, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये साफ साफ देखने में ही लग रहा है गलत, लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए, कारण इसका सही है, ठीक है, कथन अपनी जगह गलत है, कारण इसका सही है, इसलिए हम डी को चुनते हैं। इसके बाद 20वें को देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव इसका हुआ था 1952 में, ठीक है, 1952 में। 21, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप जानते हैं, ये मावलंकर जी थे, यहां पर आप ए वाले विकल्प को चुनेंगे। 22 को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? राज्य सूची का विषय यानी राज्य को अधिकार है, लेकिन यहां संसद के पास एक वीटो पावर होती है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का है तब। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, मतलब ये आर्टिकल नंबर 253 है, 253। 23 को देख लेते हैं, धन विधेयक प्राप्त होने के लिए, मतलब राज्यसभा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस करना पड़ता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं है, सारा इसमें एकाधिकार लोकसभा के पास होता है, तो इसलिए बताइए इसमें कितने दिन तक वो रोक सकती है? तो सिर्फ 14 दिन। 14 दिन के बाद वो खुद ही चला जाता है लोकसभा के पास, और पारित करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास, ठीक है। सिर्फ सुझाव राज्यसभा से दिया जा सकता है, उसको मानना न मानना लोकसभा और जो इसके सदस्य हैं उनके हाथ में होता है। इसके बाद 24 को देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अध्यक्ष को मनोनीत करने का काम, पहली चीज इसका अध्यक्ष मनोनीत होता है। तो अब बताइए इसके अध्यक्ष को नॉमिनेट करने का काम इसमें से कौन सा व्यक्ति करता है? लोक लेखा समिति। 24 सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा का उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ऐसा कर सकते हैं। 25 को देख,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है? यहां पर अनुच्छेदों को देखिए तो 25 जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 134A और 132 दोनों को मिलाकर यहां पर जो परिभाषा है वो बनती है। ठीक है, सी वाले विकल्प को देखते हैं। इसके बाद 26, कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, यानी दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो 26 का परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, न्यायालय से बड़ा इसका कोई रक्षक नहीं हो सकता। 27, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। तो इसके पीछे क्या तात्पर्य हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहा गया कि इसका तात्पर्य है कि एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, या फिर निर्वाचित राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ऐसा हो सकता था, या फिर संसदीय प्रणाली के अधीन ही काम करना था राज्यपाल को। इसमें से क्या वजह रही होगी? एक से ज्यादा हो सकता है और होगा भी। तो 27 जो है ना, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। असल में बात ये भी सही है, दूसरा निर्वाचन, ठीक है, उसके अतिरिक्त ये भी बात सही है कि अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, और ये भी बात ठीक है कि संसदीय प्रणाली के अधीन ही उन्हें काम करना है। तो ये आप सी वाले विकल्प को चुने, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये गलत है यहाँ पर। इसके बाद 28 को देखिए, कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाता है? राज्यपाल असल में प्रदेश में राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, मुख्य भूमिका उसकी वही है। तो अब यहां पर आप 28 को देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा सी। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आइए 29, द्विसदनात्मक विधायिका कौन से राज्य में नहीं है? ये केवल कुछ ही राज्यों में है, सभी में नहीं। तो यहां बताइए, यूपी, एमपी, बिहार और कर्नाटक कहां पर नहीं है वो देखना है आपको। और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रस्ताव आया था लेकिन अभी तक वो लटका हुआ है ठंडे बस्ते में। तो यहां पर 2 सदन नहीं है, बाकी तीनों जगहों पर 2-2 सदन है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा तो रहती ही है, विधान परिषद भी है। सरकारी आयोग के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था, इसको गठित किया गया था। तो सरकारी आयोग का आप सभी जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में रिव्यू करना इसका उद्देश्य था। तो यहां पर जो सी वाला विकल्प है चुन लीजिए। 31 में आ जाइए, सरकारी आयोग की सिफारिश कर लीजिए यहां भी आप। अब इसे देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? मतलब सीधे सीधे निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का कॉन्सेप्ट कहां पर है? आर्टिकल सिर्फ आपको बताना है और परफेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आर्टिकल 324 यानी 324 है। 32 का जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। 33 को देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले 21 साल थी, बाद में इसको 18 कर दिया गया। तो उसके लिए हमें कौन सा संशोधन करना पड़ा? ये भी जग जाहिर बात है, आप सभी जानते हैं। ये 61वां संशोधन था, लेकिन समय भी पता होना चाहिए। तो 1989 में हुआ था। ठीक है, 34 को देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा? यहां भी आप आराम से कर सकते हैं, 61वां यानी सी वाला विकल्प है। अब यहां कथन कारण है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहा गया है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण उसका यह है कि अधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, अपने यहाँ राजनीतिक पार्टियों की पूरी भरमार है, यही वजह इसमें दी हुई है। तो 35 का सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका देखिए हो जाएगा बी। सही तो दोनों है, लेकिन स्थायी दलीय व्यवस्था न होने के पीछे ये कोई वजह नहीं है कि राजनीतिक दल ज्यादा है। दल ज्यादा है तो भी हो सकता है, उसके पीछे कई सारे और भी कारण हैं। तो ये कथन कारण दोनों जो अपनी जगह सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं। इसके बाद 36 को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? और नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रावधान भी किया गया है। फिलहाल यहाँ संविधान के आर्टिकल की चर्चा करनी है और सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 350A 350 क। इसके बाद देखिए 37 को, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? और प्रमुख के नाम पर यानी अध्यक्ष के नाम पर ही समिति का नाम भी होता है। तो यहां देख लीजिए, अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, आप आराम से पहचान सकते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी ये थी, पंचायती राज व्यवस्था से इसका गहरा संबंध। 38 अक्टूबर 1959 1959 अक्टूबर पंचायती राज भारत में सबसे पहले आरंभ किया गया था। कहां से आरंभ हुआ था ये बताइए? ऐसा तो है नहीं कि समूचे भारत में एक साथ शुरू हो गया। इसकी शुरुआत
कौन से राज्य से हुई थी ये देखना है आप। तो ये राजस्थान से हुआ था, ठीक है, राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद ये पूरे देश में चलता है। 39 को देखिए, पंचायती राज से संबंधित यहाँ पर कुछ कमेटियों के नाम दिए हैं, आपको इनका कालानुक्रम अरेंज करना है। ये सारी कमेटियां पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग सिस्टम से, लेकिन इसमें पहली कौन सी थी और बाद वाली कौन सी थी उसका आपको क्रम अरेंज करना है। ये क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न भी आयोग पूछता है अच्छी खासी तादाद में, तो आप सी को चुन लीजिए। सबसे पहले इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी, BR मेहता कमेटी, उसके बाद फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर GVK राव और तब जाकर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, ठीक है, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। 40वें को देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती मतलब 3 टियर वाली जो व्यवस्था है उसको करने की परिकल्पना की गई। ये भाग 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, यहाँ पर पार्ट पूछा जा रहा है, आर्टिकल नहीं बल्कि पार्ट। तो 40 जो है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सीधी बात है ए हो जाएगा, ये भाग 9 है पंचायतों से संबंधित। और 41 में कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में दिखाई देता है, कौन से अनुच्छेद में दिखाई देता है। तो ये 2 है अनुच्छेद, इसमें आप देख रहे हैं पहले दोनों आयोग एक साथ, मतलब दोनों जाति और जनजाति दोनों के लिए एक साथ कंबाइंड कमीशन हुआ करता था, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि दोनों के मामले और क्षेत्र अलग हैं, तो फिर अलग अलग बनाया गया। तो इसके लिए 2 आर्टिकल आपको दिखाई देते हैं, 338 और 338A, ठीक है। 41 आपने देखा, और अंतिम पॉलिटी का प्रश्न देखिए, ये है 42। कहा गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। पीछे इसकी चर्चा हुई है, तो संविधान का और नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये खुद भी संविधान से ही शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों का ये रक्षक भी। तो अब यहां से फिर मामला बदलने वाला है। पॉलिटी को हमने पूरा कर लिया है। MPPCS का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इतिहास से शुरू होगा। इतिहास में हम पन्ने पलटना शुरू करेंगे, तो पुराने समय से यानी प्राचीन काल से मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक भारत की ओर जाएंगे, यही क्रम रहेगा। तो अच्छे खासे प्रश्न इसमें भी हैं, लगभग 90 या 100 के आसपास प्रश्न हैं, देखते हैं कितने। आइए शुरू करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, और बाकी जितने वेद है ना, यकीन मानिए सब यहीं से पैदा हुए हैं, इसी से कॉन्सेप्ट उठा उठाकर बनाए गए। आगे चले, दूसरे को देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता के जो पिता थे ना, उन्होंने गुस्से में आकर नचिकेता को कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। बच्चे नचिकेता जो है उनसे बार बार प्रश्न कर रहे थे, इसलिए वो नाराज हो गए। नचिकेता उसको सही मान लेते हैं और यमराज को प्रसन्न करने के लिए आराधना शुरू करते हैं कि मुझे ले जाइए। तो यमराज बड़े चक्कर में पड़ते हैं कि लोग मरने से भागते हैं, ये लड़का मेरे पीछे भाग रहा है। तो नचिकेता उनसे शर्त रखते हैं कि मुझे आत्मा परमात्मा मतलब मरने के बाद मनुष्य का जीव का क्या होता है ये बताइए। ये चीज अगर ये रहस्य आप मुझे बता दें तो मैं मान जाऊंगा, फिर मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगा। तो ये यम नचिकेता संवाद जो है वो इसी पर आधारित है। अब यहां बताइए कि कौन सा उपनिषद है जिसमें कि इसकी चर्चा है। तो सेकंड जो है इसका परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये कठोपनिषद है, ठीक है। काठक उपनिषद भी कहा जाता है और कठोपनिषद भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते अपना ध्येय वाक्य है भारत सरकार का। कहां से लिया गया है, तो ये भी एक उपनिषद से ही लिया गया है। सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुंडकोपनिषद। किस राजा के एक अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे, ये हमें कौन से शासक के अभिलेख से पता लगता है, बताइए। तो निश्चित तौर पर अशोक का अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेखों से ही हमें ज्यादातर इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। 5वां देखिए, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहां पर, महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था, मतलब देहावसान कहां पर हुआ था। तो ये कुशीनगर था, उत्तर प्रदेश का। धर्मचक्र प्रवर्तन का कौन सा स्थान है, तो ये अपना सारनाथ है। उसे पहले मृगदाव और ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था और बौद्ध धर्म से जुड़ने के बाद सारनाथ। 7वां देखिए, महावीर स्वामी कहां पैदा हुए थे, तो महावीर स्वामी कुंडग्राम नाम की जगह पर पैदा हुए थे। ये ए वाला विकल्प हमारा सही है, एकदम सीधे सीधे प्रश्न है। अब ये देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता के कुछ कारणों पर आपको प्रकाश डाल के बताया गया है। अब इसमें बताइए कि सही क्या है। मतलब सिकंदर शुरुआती दौर में बेतहाशा जीतता आता है, जो हमारे सीमावर्ती उत्तर पश्चिमी प्रांत थे उनको जीतते हुए आगे बढ़ता है। तो उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी अपने यहाँ, फौज उसके पास काफी अच्छी थी, मतलब सेना बहुत अच्छी थी। देशद्रोही जो शासक थे वो सहायता कर रहे थे और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये सारे ही कारण सही है। 8वां जो है ना इसका, इसमें से हो जाएगा बी वाला। इसमें यह नहीं माना गया है, देखिए, कि वो अच्छा प्रशासक था, जबकि ये सत्य है, लेकिन आयोग ने नहीं माना है, तो इसको हटा दीजिए।
हालांकि अगर अब ये प्रश्न आता है तो ये विवाद का विषय बनेगा, निश्चित तौर पर वो अच्छा प्रशासक था। ठीक है, तो इसमें हमने बी को सही माना है, जो आयोग उत्तर दिया है उसी को हम सही मानते हैं, तो बी वाला है। मतलब असली बात यह थी कि केंद्रीय सत्ता अपने यहाँ नहीं थी, इसीलिए आप देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की स्थापना करते हैं तो इसी का जो आगे का उत्तरवर्ती है जैसे सेलुकस निकेटर इत्यादि वो पराजित होते जाते हैं, तो बाद में हार ही जाता, लेकिन उस समय कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। इसके बाद 9वें को देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है, डी वाला विकल्प चुनिए। 10वां देखिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? वो ब्राह्मी और तमाम जो लिपियां हैं उनको पढ़ना आसान नहीं था, तो पढ़ा सबसे पहले किसने? तो मजे की बात यह है कि इसको पढ़ने वाले एक अंग्रेज थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 11 को देखिए, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को गुप्त शासक और बेजोड़ पराक्रमी था, शरीर पर इसके 100 घाव थे और वो 100 लड़ाइयों में विजेता रहा था, ये इस बात के प्रतीक थे। 12वें को देखिए, योग दर्शन, अपने यहाँ जितने दर्शन है, षट दर्शन है, तो उन्हीं में से एक है योग दर्शन। ठीक है, योग का दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, ए वाला विकल्प हम इसमें से चुनते। 13 को देखिए, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये कौन से वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है? यहां पर आपको डायनेस्टी का नाम चुनना है, राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य, पल्लव, ऐसे करके दिया हुआ है। और 13वां जो है इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, राष्ट्रकूट। ध्यान दीजिएगा ये कैलाश मंदिर 2 है, तो इसमें से एलोरा वाला पूछा जा रहा है। 14 को देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये तो आप जानते हैं, इसमें से कौन सा होगा? ये नरसिंह देव वर्मन है। ठीक है, नरसिंह देव वर्मन, ए वाला विकल्प अपना सही है। 15 को देखिए, यहां जोड़ा मिलाकर दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ही सही है, बाकी सारे गलत है। तो एलोरा की गुफाएं शकों ने बनवाई है, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनवाया है, खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने, और महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए। देखिए इसमें सही सुमेलित कौन सा है? खजुराहो के मंदिर वाला जो दिया है वही एकमात्र सही सुमेलित है, चंदेलों के द्वारा उसको बनवाया गया है। आगे चलते हैं, जैसे मदुरै मीनाक्षी टेम्पल को आप देखते हैं तो वो नायकर राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं, उसी प्रकार से बाकी भी हैं। तो कौन सा राजवंश अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? समुद्री सेना, समुद्री सैन्य बल उसके पास बहुत अच्छा खासा था। चोल, चेर, पल्लव और राष्ट्रकूट, इसमें से कौन सा होगा? तो ये चोल थे। चोलों की जो शक्ति है वो समुद्र पर भी उतनी ही चलती थी, तो 16वें का सही विकल्प हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चोल मंडलम जो कावेरी नदी के आसपास वाला था वो तो था ही, उसके अलावा भी इनका प्रभाव काफी दूर दूर तक। 17 को देखिए, कहा गया कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच में काफी घने व्यापारिक संबंध थे। तो इसकी सूचना हमें कहां पर खोदने से प्राप्त हुई, मतलब कहां पर हमने एक्सकेवेशन का काम किया तो उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई। यहां जगहों के नाम दिए हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है अपना अरिकामेडु। अरिकामेडु में जो उत्खनन का काम हुआ था उससे हमें ये व्यापारिक संबंध पता लगते हैं। 18 को देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय संस्थापक इसका कौन था? आप जानते हैं धर्मपाल था। पाल राजा जितने भी हैं वो बौद्ध मतावलंबी थे और इसमें से धर्मपाल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 19 को देखिए, पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला, अभी पीछे आपने देखा है, ए वाला विकल्प चुन लीजिए और आगे चलिए। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किसने मतलब कौन से एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? बादशाह की जगह सुल्तान कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बादशाह शब्द जो है ये मुगल दरबार में इस्तेमाल होता था, यहां पर बात सल्तनत की हो रही है। तो अब देखिए इसमें कौन सा होगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली और घरी कर, चरी कर, इस सब लगाने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो 20वें वाले का जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन के द्वारा। 21 को देखिए, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी। एकदम सीधे प्रश्न है। आगे देखिए, ये चित्तौड़ में स्थापित हुआ कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ, इसको किस शासक के, किस राजपूत शासक के शासनकाल में स्थापित किया गया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये राणा कुंभा के समय में स्थापित किया गया था, यहां पर ए वाला विकल्प। 23 को देखिए, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो जौना खां। ठीक है, जौना खां की स्मृति में इसको स्थापित किया गया था और जौना खां के नाम से जौनपुर। तो जौना खां था कौन इसमें से? अरे ये अपना MBT ही था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद 24 को देखिए, सूफीवाद के सिलसिलों में से कौन सा एक संगीत के खिलाफ था? आमतौर पर सूफिज्म जो है उसमें संगीत अहम अंग हुआ करता है, मतलब संगीत के बिना काम ही नहीं चलता, लेकिन ये जो सिलसिला है ये काफी कट्टर था। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा?
24 का डी हो जाएगा, ये नक्शबंदिया सिलसिला था, औरंगजेब इसी का फॉलोअर था। सूफी संतों को वो भी मानता था, लेकिन नक्शबंदी सिलसिले के, इसीलिए संगीत पे पाबंदी लग गई थी। 25 को देखें, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का रूप माना, मतलब ईश्वर से जोड़कर देखा? तो बताएं, ये गौस हैं, अजीज हैं, वलीउल्लाह हैं और मीर दर्द हैं। तो 25 का सही जवाब ए हो जाएगा, ये शाह मोहम्मद गौस हैं। ठीक है, यहां पर ए वाले विकल्प को चुन लेते हैं। 26 को देखिए, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध आप जानते हैं, मुगल वंश की वहीं से नींव पड़ी थी, और सल्तनत काल में या सल्तनत पूरी जो सल्तनत का इतिहास है उसमें एकमात्र युद्ध के मैदान में यही मारा गया था। इसको अनपरखा सूरमा कहने वाला भी बाबर था। इसके बाद 27 को देखिए, कृषकों की सहायता के लिए कौन सा एक मेडिवल शासक है जिसने कि पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की, यहाँ कुछ शासकों के नाम दिए। 27 का सी हो जाएगा, ये शेर शाह था, अकबर नहीं था, शेर शाह था। यहां ध्यान दीजिएगा, जो सी वाला विकल्प है वो सही। इसके बाद 28 को देखिए, महाभारत का पर्सियन ट्रांसलेशन, फारसी भाषा में अनुवाद कौन से शीर्षक से किया गया? यहां नाम दिया है, बताइए। तो ये रज्मनामा था। ठीक है, महाभारत का फारसी में जो ट्रांसलेशन किया गया था वो रज्मनामा के नाम से किया गया था। यहां पर आप बी वाले विकल्प को चुन लीजिए। 29, कौन से मुगल सेनापति के साथ शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? औरंगजेब ने बहुत ही कूटनीतिक चाल चली थी, एक राजपूत सेना नायक को भेजा था जो कि साम दाम दंड भेद सब में माहिर थे, और वो शिवाजी महाराज से ये संधि करने के लिए मतलब उन्हें विवश करते हैं। तो ये कौन थे बताएं? इसमें एकमात्र राजपूत राजा का नाम जसवंत सिंह भी है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जय सिंह थे। ठीक है, राणा जय सिंह थे। यहाँ जो 29 का सही विकल्प है वो बी वाला है। इसके बाद 30 को देखें, चित्रकला की मुगल शैली को शुरू करने वाला शासक कौन था? तो चित्रकला का आरंभ मुगल बादशाह मतलब मुगल दरबार में कब से हुआ है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। 30 जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ये हुमायूं का समय था। ये सच है कि चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है जहांगीर के समय में, वो खुद एक अव्वल दर्जे का चित्रकार था, लेकिन शुरुआत इसमें हुमायूं के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद 31 को देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। यहां देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये देख लीजिए, इसमें आराम से आप कर सकते हैं, सी वाला विकल्प चुन लीजिए, गुलबदन बानो बेगम। 33, यहां पर आपको कालानुक्रम में इन शासकों को अरेंज करना है। तो अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय, अरेंज करके देख लीजिए। तो आसान है, इसमें कुछ विकल्प ऐसे हैं जिनसे कि आप आराम से पकड़ सकते हैं, और इसका सी वाला सही हो जाएगा। सिर्फ जहांगीर को अगर आप पकड़ लेंगे तो बाकी सारे जो है वो सीधे हो जाएंगे। 33 जो है इसका सही जवाब सी ही है, मतलब जहांगीर, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह के बाद तब जाकर अहमद शाह अब्दाली, और अंत में बहादुर शाह सेकंड यानी बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। इसके बाद 34 को देखिए, ये आदि ग्रंथ है यानी गुरु ग्रंथ साहब है, इसका कंपाइलेशन किसके द्वारा किया गया था? इसका संकलन करने वाले व्यक्ति यानी सिख गुरु का नाम आपको बताना है। तो ये अपने गुरु अर्जुन देव हैं, ध्यान दीजिएगा, नानक देव नहीं है, ये अर्जुन देव। 35, पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठों की पूरी शक्ति यहां पर छिन्न भिन्न हो गई, खत्म तो नहीं हुई लेकिन बिखर गई। तो इसमें किसके द्वारा उन्हें हराया गया था? ये अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, अफगानों ने उन्हें हराया था। इसके बाद आइए 36, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो अफगानों का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था? मराठे तो थे ही, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के द्वारा अफगानों को लीड किया जा रहा था। यहाँ जो सी वाला विकल्प है वो सही। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? मेडिवल टाइम पीरियड की बात हो रही है, यहाँ डच, इंग्लिश, फ्रेंच और पुर्तगीज दिया हुआ है। तो 37 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वास्को डी गामा आता है, उसके बाद फिर सब पीछे पीछे चले आते हैं। 38, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने कि अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, जो संभावना दिखाई दे रही थी उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, ये कौन सा युद्ध था? तो ये युद्ध था अपना बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार में है और वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। 3 शासकों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन हार जाती है ना। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से विजेता होती है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। 39 को देखिए, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों के हाथ आ जाती है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड कैवेंडिश विलियम बेंटिंग, ये पूरा नाम है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हम लोग कहते हैं, लेकिन कैवेंडिश विलियम बेंटिंग ये पूरा नाम था। तो इनके द्वारा लगाई गई थी। राजा राम मोहन राय और तमाम जो समाज सुधारक थे उनके प्रयास थे, लेकिन कानूनी मुहर उस पर जब तक नहीं लगी थी
तब तक समस्या थी। इसके बाद 40 को देखिए, डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कौन सी पद्धति के हिसाब से हुआ? तो वहां पर वो गोद निषेध वाली पद्धति तो काम नहीं की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो उसने फिर वहां व्यभिचार का आरोप लगा दिया, या ये कहा जाए कि कुशासन का आरोप लगा दिया। मतलब ये घोषित कर दिया कि वाजिद अली शाह जो है वो शासन संभालने लायक नहीं। तो ये जो इसमें है ना, ये कुप्रशासन के कारण, बैड गवर्नेंस की वजह से। इसके बाद आगे चले, और अवध का ही विलय अंतिम विलय था डलहौजी के द्वारा किया हुआ। उसके बाद तो क्रांति भड़क जाती। 41 में कहा गया कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? सती प्रथा का तो आपने देखा, लेकिन बताइए दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो ये काम लॉर्ड एलन बरो का था। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो का था। 42, स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था भारत में? सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। ये भारत में इसको प्रमोट करने वाला कौन था? तो 42 का सही जवाब इसमें डी हो जाएगा। ये लॉर्ड रिपन था, जो कि थोड़ा उदारवादी सोच के थे। 43 को देखें, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया? तो कॉर्नवालिस है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट। 44, रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां पर? देखिए 3 तरह के सिस्टम आपको राजस्व में दिखाई देते हैं अंग्रेजों के समय में, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, जिसे कि इजारेदारी भी कहा जाता था। तो अब इसमें से आपको देखना है रैयतवाड़ी, जिसमें रैयत का सीधा संबंध सरकार से होता था लगान वसूली के मामले में। तो ये कौन सी प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी? सबसे पहले ये शुरुआत की बात हो रही। तो 44 का सही जवाब डी हो जाएगा। ये मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में बड़े पैमाने पर लागू किया गया था। 45 को देखते हैं, शोषण इसमें भी बढ़ चढ़कर ही होता था। ये नहीं है कि बीच में जमींदार नहीं है तो शोषण नहीं होता था। यहां देखें आप 1857 का रिवोल्ट, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति को एक तेज रफ्तार में भड़काने का उत्तरदायित्व डलहौजी के ऊपर था। हालांकि अंग्रेजों की कई सारी नीतियां जिम्मेदार, लेकिन डलहौजी ने उसमें घी डालने का काम किया। लेकिन उसको भोगने वाला कौन था? तो ये कैनिंग था। डलहौजी तो रिटायर होकर चला गया, मतलब यहां से कार्यकाल पूरा हुआ, वो चला गया। उसके बाद कैनिंग का समय था, तो उसी के समय में ये क्रांति हुई थी। ठीक है, और भारत का पहला वायसराय भी कैनिंग ही था। इसके बाद पूछा गया है कि मोपला विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था, समय दिया है, कभी कभी समय पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जगह कौन सी थी, कहां पर ये हुआ था? मोपला रिबिलियन। 46 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, ये मालाबार में हुआ था, दक्षिण भारत, मालाबार। 47, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो ये अपने विलियम जोन्स थे, इन्हें तो आप पहचानते ही हैं। अब यहां बताइए, किसके सतत प्रयासों से बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? महिला शिक्षा के इसमें प्रमोटर का नाम आपको चुनना है। तो ये गिंडूमल हैं, धोंडू केशव कर्वे हैं, रमाबाई हैं और MG रानाडे हैं। वैसे तो समाज सेवी ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से अपना जो सही जवाब है वो DK कर्वे यानी धोंडू केशव कर्वे। ठीक है, इनके द्वारा, इन्हीं के प्रयासों से ये स्थापित हुआ था। 49, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? वो आपको बताना है। तो केसरी और मराठा, ये दोनों इन्हीं के द्वारा संचालित होने वाले समाचार पत्र थे, लेकिन इसमें मराठा तो दिया नहीं है, तो हम केसरी को देखेंगे। आगे बढ़ते, यहां देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान PCS भी अगर आप दे रहे हैं तो हमारे पास कोर्स उपलब्ध है, आप उनकी जानकारी यहां से ले सकते हैं। चलिए, भारतीय ब्रह्म समाज, ध्यान दीजिएगा ये ब्रह्म समाज नहीं है, भारतीय ब्रह्म समाज है, इंडियन ब्रह्म समाज। इसके फाउंडर का नाम आपको बताना है। तो इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन, सी वाला विकल्प इसमें सही। 52 को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देव समाज, ब्रह्म समाज की तरह ही देव समाज, अब इसके संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। 54, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 54 का जो डी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, डी वाला विकल्प यहां चुना आपने। आगे चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते ही 1885 में हुई थी। इसके बाद 56 को आ जाइए, देखिए पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो पहले अधिवेशन का जगह बताइए अब इसमें आराम से, ये भी एकदम सीधा प्रश्न है, कोई इसमें हेर फेर नहीं है, मुंबई में हुआ था पहला। आगे चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, और यहां जो डी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। आइए 58 को देखिए, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चुने जाने वाले? तो इसमें आप देख रहे हैं ये बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष।
ठीक है। 59, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। और 59 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। तिलक जो है, लोकमान्य तिलक, ये कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो डी वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे यहां पर। ठीक है, आगे चलिए अब 60वें को देखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर सिर्फ बात की जाएगी तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो कानपुर अधिवेशन था और सरोजनी नायडू ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहां कैसे पूछा जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे तो आप जानते ही हैं। यहां आ जाइए। भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद यानी आजादी के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए? तो ये सुझाव था गांधी जी का। गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे कि अब इस पार्टी को आगे चलाया जाए, लेकिन चलती रहती है। 63 को देखिए। वह कौन है जिन्होंने की इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? विकल्प आपके सामने साफ साफ एकदम दिखाई दे रहे हैं और सी वाला विकल्प इसमें सही होगा। ये रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस, सी वाला विकल्प। 64 को देखिए। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग भंग जो किया गया था 1905 में, उसको रद्द घोषित कब किया गया? तो रद्द किया गया जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और वो समय था 1911। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द सिर्फ नाम मात्र के लिए हुआ था, दरारें तो बनी गई थी। 65 को देखते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया किस आंदोलन के माध्यम से? मतलब ये कौन सा आंदोलन था जिसमें कि इसे शीर्षक गीत बना दिया गया? अब यहां पर वंदे मातरम का मतलब आप वो मत समझ लीजिएगा कि सन्यासी रिविलियन की बात हो रही है। यहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी बात करेंगे। तो 65 जो है इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट था जो कि बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया। 66 को देखिए। 1916 का समय, लखनऊ अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मजूमदार साहब। ये आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, 66 को आपने चुना। 67 की ओर देखिए। राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था? तो आजाद हिंद रेडियो से संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 68 को देखिए। सबसे पहले सत्याग्रह भारत में किन स्थानों से गांधी जी ने शुरू किया था सत्याग्रह? यहां पर कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए हुए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा, नील किसानों की दुर्दशा। और उसके बाद गांधी जी उस आंदोलन को लीड करते हैं। 69 को देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा। 69 सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये लखनऊ में हुआ था। सबसे पहले लखनऊ में हुआ था। आप सी वाले विकल्प को देख रहे हैं। 70 को देखिए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रंदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। तो यहां पर अपना सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ये है लाला लाजपत राय। ठीक है, सी को हमने चुना। इसके बाद 71 को देखते हैं। विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के संदर्भ में किसने गांधी जी को लिखा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है? मतलब वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के पक्ष में नहीं थे, मतलब ऐसा न किया जाए ये मानते थे। तो बताइए 71 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था। कहा गया, मतलब उनके द्वारा कहा गया कि ये निष्ठुर बर्बादी है सिर्फ, और कुछ नहीं। 72 को देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और सी वाले विकल्प को हम यहां पर चुन लेते हैं। 73 को देखिए। साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने किया था, एक स्वर में बहिष्कार किया था। उसके पीछे वजह क्या थी? तो मामला हम भारतीयों का था और उसमें भारत की ओर से कोई था ही नहीं। ठीक है, सारे यूरोपीय सदस्य थे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष। इसके बाद 74 को देखिए। यहां वक्तव्य और कारण दे रखा है। कहा गया कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का या साइमन आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है। बहिष्कार का यही कारण था। 74 का हम चुनेंगे ए वाला। ठीक है। 75 पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस का जो रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का ये प्रस्ताव किस समय, वो डेट आपको बतानी है, अधिवेशन की तारीख। 75 का सही जवाब बी हो जाएगा। ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, यहां देख रहे हैं आप। 76 को देखिए। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव ये किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? मतलब रावी नदी के तट पे वो लाहौर अधिवेशन था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, आप सभी जानते हैं। बी वाला विकल्प यहां चुन लीजिए। 77 को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन था। अभी पीछे आपने देखा है, वही चीज है। अब यहां देखिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो गए।
उसके बाद उनके स्थान पर नेता कौन बना था, नेता का स्थान किसने लिया था? 78। तो ये अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, यहां पर जो ए वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। दांडी मार्च हुआ और वहां पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया, लेकिन मामला वहीं रुकता नहीं है। उसके बाद वो फिर धावा बोलने की बात कर देते हैं तो सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है। तो अब्बास तैयब जी जो है वो आगे की कमान संभाल लेते हैं। 79 यानी 79 को देखिए। भारत का जो आज़ादी का संघर्ष है उसके संबंध में कुछ घटनाएं हैं, उन्हें आपको अरेंज करना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, भगत सिंह को फांसी दी जाती है और गांधी इरविन समझौता होता है। ये सब आसपास की ही घटनाएं हैं, इनको आपको अरेंज करना है। तो इसमें जो क्रम है ना वो सी वाला सही है, सी वाले के हिसाब से कर लीजिए। सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी जाती है। दुख की बात यह है कि इस समझौते में कहीं से भी निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इन क्रांतिकारियों की फांसी रुकवा दी जाए। उसके बाद तब कराची अधिवेशन होता है और अंत में होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और यही एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी हिस्सा लेने के लिए लंदन जाते हैं। इसके बाद 80 को देखिए, पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट, ये मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया जाता है। दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की बात, तो वहां से गांधी जी फिर अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं। तो अंबेडकर जी के साथ इनका समझौता होता है। तो पूना पैक्ट जो है इसका संबंध किससे? 80 सही जवाब क्या हो जाएगा? दलित वर्गों से है, दलित वर्ग के आरक्षण से। इसके बाद 81 को देखें, यहां पर आ जाइए। BR अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता या पूना पैक्ट, अभी आपने पीछे देखा है सी वाला ऑप्शन। यहां देखिए 1932 पूना समझौता होता है और उसके बाद फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ जो है इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है और इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बी, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, आगे चले 83 को देखिए। 1937 में जब आम चुनाव हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ प्रांत या कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर यह सरकार नहीं बना पाई थी। बताइए कि वो कौन सा हिस्सा था? तो 83 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, ये बंगाल है। ठीक है, बंगाल। 84 सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? पट्टाभी सीतारमैया के साथ इनका मुकाबला चल रहा था और मुकाबला क्या था? एक तरफा था। नेताजी का व्यक्तित्व प्रखर था, आप जानते ही। लेकिन गांधी जी का जब यहाँ एक विरोध जैसा नाराजगी जताई जाती है तो उसका परिणाम होता है कि नेताजी खुद पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ सीतारमैया के भी हाथ में नहीं लगता है। ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उस अधिवेशन यानी त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ जो सी वाला विकल्प है वो सही। तो 84 का जो सी वाला ऑप्शन है चुना आपने। 85 को देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी का था उसमें पहले सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो ये विनोबा भावे थे, है ना। और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो लाल किले का मुकदमा चलाया गया उसमें जो क्रांतिकारी थे आजाद हिंद फौज के, उनकी वकालत किसने की थी? कौन से वकील थे? वैसे तो कई सारे वकीलों ने समर्थन दिया था, लेकिन उसमें से नाम आपको चुनना है। तो 86 का डी हो जाएगा, ये तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, TB सप्रू। 87 कथन कारण है अंग्रेजों ने भारत को 1947 में आजादी दी थी और दूसरे विश्व युद्ध में वो कमजोर हो चुके थे। तो 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ही होगा। सही बात है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो शायद इन्होंने और ज्यादा समय लिया होता। ठीक है, और समय लगा होता। गए तो होते ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भागे होते। लेकिन वहां पर जर्मनी और जापान भले ही पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने इनकी कमर तोड़ दी थी। ठीक है, इसके बाद 88 को देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, ध्यान दें। तो इसमें आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को चुनेंगे। ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा अंग्रेज गवर्नर या फिर ऐसा, तो इसमें राजगोपालाचारी, यहाँ जो ए वाला विकल्प। 89 को देखिए, यहाँ पर क्रम में आपको अरेंज करना है, मतलब सविनय अवज्ञा है, खिलाफत है, असहयोग है, भारत छोड़ो है, आराम से आप कर सकते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के हिसाब से कर लीजिए। मतलब क्या हुआ इसमें? सबसे पहले आप खिलाफत को लगा लीजिए, उसके बाद तब जाकर असहयोग 1919, 1920, फिर सविनय अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो 1942। इस क्रम में रहेगा। इतिहास का अंतिम प्रश्न देखिए, वंदे मातरम गीत संस्कृत में लिखा गया है। आप बताइए कि ये कहां से प्रेरित है, मतलब कहां से निकाला गया है इसे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और उसमें सन्यासियों का जो दस्ता होता था वो इसी गीत को गाते हुए आगे चलता था ध्वजा लेकर। ठीक है, तो ये आनंद मठ उपन्यास। यहां पर हमने इतिहास का समापन कर दिया है और समापन असल में नहीं किया है क्योंकि 90 प्रश्न ही नहीं है, 2 बोनस भी है, यानी 91, 92। तो आइए 91 को देखते हैं। ये पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, ये कौन सी जेल में उन्होंने लिखी थी? कहां पर वो बंदी थे उस समय इन्होंने इस किताब को लिखा था, भारत की खोज?
यहाँ पर देख लीजिए कई सारी जेलों के नाम दिए हैं और 91 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये अहमदनगर का किला था, मतलब किले को ही जेल बना दिया गया था, वहां पे इन्हें बंद करके रखा गया था। 92 को देखिए, ये कहा गया है द प्राउडेस्ट डे, एक किताब का नाम है प्राउडेस्ट डे। ये इस पुस्तक में जो कहानी दी हुई है, जो पृष्ठभूमि है, उसका संबंध किस चीज से? तो उसका संबंध भारत की आजादी से है। ठीक है, यहां आप इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को चुन लीजिए, बी वाला विकल्प अपना सही है। अब आइए आगे चलते हैं। यहां देखें आप भूगोल के प्रश्नों को। पूछा गया कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है, स्थल सीमा है और सबसे लंबी है। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान और उससे पहले अपना बंगाल हुआ करता था। तो बताइए कौन सा राज्य इससे नहीं जुड़ा हुआ है? सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ये मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला अपने यहाँ कौन सी? तो सबसे बूढ़ा पहाड़ इसमें से कौन सा है? ये है अरावली। इतना बूढ़ा है ना कि घिस चुका है, रेसिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। एक जमाने में ये वलित पर्वत हुआ करता था। इसके बाद तीसरे को आप देख रहे हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक जगह जाके मिल जाते हैं। तो वो कौन सी पहाड़ियां हैं? उन पहाड़ियों को आप किन नामों से जानते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का वहां मिलन बिंदु है। यहाँ कई सारी दक्षिण भारत की पहाड़ियों के नाम दिए हैं और इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, सी वाले विकल्प को आप चुन लीजिए। पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रों के नाम दिए हैं और प्रदेश दे रखा है। ये भी प्रश्न इस तरह से बनते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसमें से ए वाला नाथुला और अरुणाचल का जो कनेक्शन है वो गड़बड़ है, बाकी जितने हैं वो सही है ना? जो सही नहीं है वही आपको चुनना था। 5वां देखते हैं। कहा गया कि कौन सा समुद्री तट मतलब भारत के किस राज्य में जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? राज्य की बात हो रही है। ठीक है, अगर सारे द्वीप इत्यादि सब मिला के और यूनियन टेरिटरी मिलाकर अगर पूछा जाए तो उसमें तटरेखा फिर गुजरात की लंबी नहीं होगी, लेकिन यहां पर जो एक घिसा हुआ प्रश्न है उसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। वैसे तो आप देखेंगे तो तट जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे? अंडमान निकोबार में पूरा चारों ओर से फैला हुआ है, लेकिन यहां सिर्फ राज्य की बात हो रही है। इसके बाद आप देखें कितने राज्य जो है वो तटरेखा से लगे हुए हैं भारत में। तो भारत में तटरेखा से लगे हुए राज्यों की कुल संख्या जो है वो टोटल 9 है। ठीक है, 9 राज्य हैं। यहां पर आप सी वाले विकल्प को चुनिए। इसके बाद 7वां देखिए, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब गंगा हमें दिखाई देती है। ठीक है, देवप्रयाग में मिलन होता है। तो भागीरथी कहां से निकलती है? कौन सा ग्लेशियर या कौन सी जगह? तो भागीरथी ही जो है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। असल में जिस नदी का जन्म होता है वो भागीरथी, बाकी सतोपंथ से अलकनंदा निकल के चल रही होती है और कई सारी नदियों से पानी लेते लेते यहां तक पहुंचती। कथन दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उसके पीछे वजह यह है कि ये छोटे मार्ग से बहती हैं और कड़ी चट्टानों पर से होकर गुजरती हैं। डेल्टा बनाने के लिए जलोढ़ मिट्टी का होना और लंबा रास्ता होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और आर जो है मतलब कारण, वो कथन की ठीक ठीक व्याख्या करता है। पश्चिमी घाट के ओर से ये जल्दी से समुद्र में मिल जाती है छोटा रास्ता अपनाकर, जैसे नर्मदा इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो इसमें से कौन सी है? तो यहां पर आप हुगली को चुन लीजिए। हुगली की ये सबसे मुख्य सहायिका है दामोदर। ठीक है, 10वें को देखते हैं। किस नदी का उद्भव स्थल जो है वो भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी और सतलज, ये सारी जो हिमालयी नदियां हैं इनके नाम दिए हैं। सही जवाब हो जाएगा सतलज। ठीक है, राकस ताल से निकलती हैं। ये भारत में उद्गम स्थान नहीं है। इसके बाद 11वें को देखिए। चिल्का झील कहां पर है? तो चिल्का झील कहां पर है? ये अपना उत्तरी सरकार तट है, उड़ीसा। ठीक है, तो यहां जो डी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। यहां देख रहे हैं आप। ठीक, चौथा वाला। 12वें को देखिए। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये अपनी कृष्णा नदी पर है। यहां जो डी वाला ऑप्शन है उसको आप चुन लीजिए। इस तरह के प्रश्न हर साल आते हैं। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, ये जो परियोजना है इसमें पाकिस्तान के द्वारा वर्ल्ड बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया। भारत द्वारा जिस नदी पर इसको बनाया जा रहा है, मतलब असल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बगलिहार प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी नदी से संबंधित है। इसमें आप देखें तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। इसका संबंध किससे है? चेनाब से। ठीक है, आगे चले। यहां देखें, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्पादन का डाटा जो है ये परिवर्तित होता रहता है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश। आगे देखें, सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। तो सोयाबीन के लिए आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश का नाम सबसे आगे रहता है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र यानी चट्टानी तंत्र भारत में कौन सा है? कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्य।
खनिजों के मामले में सबसे ज्यादा रिच एरिया कौन सा है इसमें से? चट्टाने। तो सही जवाब इसका क्या होगा? धारवाड़, जिसे कि भारतीय खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है, धारवाड़ सिस्टम। 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि अभ्रक के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पे, मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जाना जाता है? अभ्रक मेखला के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर 17 का जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश अभ्रक के मामले में सबसे ऊपर, इसी का नाम। अगला देखते हैं, कोयले का भंडार कहां पर सबसे ज्यादा? तो कोयले के भंडार के लिए आप जानते हैं ये ओडिशा हो जाएगा। 18 का जो डी वाला ऑप्शन है उसको आप चुन लीजिए, डी वाले विकल्प में देखा आपने। 19 की ओर चलते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन भारत में कौन सा है? प्रचुर मात्रा में। अब यहां पर कुछ तत्वों के नाम दिए हैं। सही जवाब अपना क्या होगा? थोरियम। अपने यहां ज्यादा मात्रा में थोरियम उपलब्ध है। ठीक। दलहन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी लोकेशन आपको बतानी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये कानपुर में, लोकेशन इसकी कानपुर में। 21 लिस्ट मिलान करना है पर्यटन स्थल और राज्य। चकराता, हाफलांग, कलिम्पोंग और कुफरी दिया हुआ है, कौन सा किस राज्य में है ये आपको देखना है। तो 21 का सी मिला लीजिए। सी के हिसाब से इसको जब मिलाएंगे ना तो यहां देखिए, चकराता जो है ये अपना उत्तराखंड में है, हाफलांग कहां पे है? तो असम में है, कलिम्पोंग पड़ता है अपने पश्चिम बंगाल में, और कुफरी है हिमाचल प्रदेश। ठीक। इसके बाद यहां देखें आप, सूर्य ग्रहण प्रत्येक कौन सी तिथि या किस दिन घटित होता है? इसकी एक निश्चित तिथि होती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मन किया उसी दिन सूर्य ग्रहण, ऐसा नहीं होता। तो ये पूर्णिमा पर होता है, अमावस्या पर होता है, या किसी पर नहीं होता। तो 22 जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ये केवल अमावस्या के ही संदर्भ में या अमावस्या के दिन ही घटित होता है। जो 22 है इसका बी वाला ऑप्शन चुन लीजिए। इसके बाद सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपको बताना है। तो बताइए सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, है ना। तो यहां जो 23 है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। 24 को देखिए, पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकता है ना। प्रकाश की गति निर्वात में आप देखते हैं। तो उसके बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। इससे आप दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा दूरी होगी। 25 को देखिए, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अब ये आप आराम से कर सकते हैं। सही जवाब इसका शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, वीनस। आगे देखिए, यहां पूछा गया कि सौर मंडल का यानी अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जुपिटर। ठीक है, इसे गैसीय दानव भी कहा जाता है। इसकी संरचना ये पूरी गैसियस है। इसके पास अपना पावर जनरेटिंग सिस्टम। यहां देखिए आप, गोबी डेजर्ट कौन से देश में है बताना है आपको। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है और ये ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ये गर्म रेगिस्तान नहीं है। 28 को देखिए, इनमें से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? यानी इजराइल का बॉर्डर किसके किसके साथ लगता है, उस ग्रुप को आपको चुनना है। तो यहाँ देशों के नाम दिए हैं, आप देखें, ध्यान से सावधानी से करिएगा। 28 जो है ये मैपिंग वाला प्रश्न है और सही जवाब इसका ए हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। अब इसमें यह नहीं है कि आप दुनिया भर के देश और उनके पड़ोसियों की सीमाएं सब नापते रहेंगे, ये बात नहीं। अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा में है उन देशों का देख लीजिएगा जहां कुछ तनाव चल रहा है या जहां युद्ध की संभावना या किसी कारणवश न्यूज़पेपर में आपको दिखाई। यहाँ जो अपना सही विकल्प है ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 29 को, एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश इनमें से कौन सा है? बताइए। यहाँ जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से आपको देखना है। और 29 जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा, ये लाओस है। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं शहर और नदी का नाम दिया है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 30वां जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, वियना और वोल्गा का जो कनेक्शन है वो गलत दिया है, रूस से वोल्गा का संबंध है। बाकी जितने हैं वो एकदम ठीक दिए हुए हैं। राइन का आप देखें वॉन कैरो का या काहिरा कहा जाता है, उसका नील, और न्यूयॉर्क का हडसन। इसके बाद 31 को देखें, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ने का काम करती है? स्वेज कैनाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल सागर और भूमध्य सागर। एकदम सीधा ये भी प्रश्न है। 32 को देखिए, ओजोन परत का संबंध किससे? तो ओजोन परत जो है ये अपने स्ट्रेटोस्फीयर से जुड़ी हुई है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, और वहां पर ये स्थित। 33, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये बरखोयास्क है। ठीक है, बरखोयास्क है, यहां पर आप देख रहे हैं। 34 को देखिए, गेहूं और चावल दोनों के मामले में संसार में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश? उत्पादक दोनों का।
तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? ये चीन है। ठीक है, चीन जो है वो दोनों का सबसे भारी भरकम उत्पादक। 35, दुग्ध उत्पादन के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो दुग्ध उत्पादन के मामले में अगर आप देख रहे हैं तो भारत पहले स्थान पर है। यहाँ टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। 36 को देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार, लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है? वेनेजुला, सऊदी अरब, ईरान और इराक। 36 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी वेनेजुला। ठीक है, आगे चले। 37 को देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार बताइए कहाँ पर है? तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम की जो खदानें हैं भारी भरकम, वो ऑस्ट्रेलिया में। 38, बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमयी, ये कहाँ पर स्थित है? तो निश्चित तौर पर अटलांटिक महासागर में है। इसमें इतना तो आप जानते हैं, तो दो विकल्प साफ हो जाते हैं। अब बताइए कि ए होगा कि बी, मतलब वेस्टर्न नॉर्थ होगा कि ईस्टर्न साउथ होगा? दिशा इसमें दी हुई है और उसके आधार पर आपको पकड़ना है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके बाद आइए 39, यहाँ कृषि पद्धति यानी एग्रीकल्चरल सिस्टम और रीजन दिया हुआ है। ये सभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वेराइटी है, कहाँ पर कौन सी होती है वो मिलान किया हुआ है, लेकिन इसमें से सही कौन सा है ये आपको छांटना पड़ेगा। तो 39 का सी चुन लीजिए। यहाँ पर सी को चुनने का मतलब यह है कि सिर्फ दूसरा सही है। मिल्पा और मैक्सिको का जो कनेक्शन है वो सही दिया है, बाकी झूमिंग का दिया है साउथ ईस्ट एशिया, तो बाकी दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, सिर्फ इसका दूसरा सही। 40 को देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी? तो भारत में चिल्का है। और अंतिम प्रश्न देख रहे हैं आप, संस्थान और स्थान दिया है, कौन सा गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अपना लखनऊ में है। ठीक है, और भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान यानी शुगर टेक्नोलॉजी वाला जो इंडियन इंस्टीट्यूट है ये कानपुर में है। लेकिन कृषि विज्ञान संस्थान की जो लोकेशन दी है प्रयागराज, यही गलत दिया हुआ है। बताइए अच्छा कहाँ पर है ये? आसान सा एक प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी को देख लीजिए। तो पूछा गया कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो नीरी की लोकेशन जो है ना ये नागपुर में है। यहाँ पर आप सी वाले विकल्प को चुन लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आप जानते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अपनी साइलेंट वैली है, सुरमा वैली नहीं है, साइलेंट वैली है, यानी शांत घाटी केरल की। आगे चले, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ये वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता मतलब किस चीज की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी हैं अगर बढ़ती हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? CO2। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये पांडा है, लेकिन पांडा भी कैसा? बड़ा वाला पांडा यानी जाइंट पांडा। इसके बाद आगे चले, येलोस्टोन नेशनल पार्क, बताइए कहां पर है? लोकेशन आपको बतानी है। तो ये अपना संयुक्त राज्य अमेरिका में है येलोस्टोन। ठीक है, ज्वालामुखी। और 7वां देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। तो निश्चित तौर पर बाकी जितने हैं वो फॉसिल फ्यूल हैं, तो भर भर कर प्रदूषण होगा, सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो स्वच्छ ईंधन। ठीक, इसके बाद 8वां देखिए, कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है यानी एसिड रेन किस वजह से होती है? तो एसिड रेन का कारण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यहाँ जो सी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। 9वां देखिए, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? मोस्ट नॉन टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बताइए ये कौन सा चीज है? कॉपर है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, और इसमें से अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ये अपना लेड है। विषालु मतलब ऐसे जहरीला नहीं है, लेकिन इससे बहुत तरह के घातक प्रभाव दिखाई देते हैं और ये बड़ा ही स्थायी होता है। आगे चले, यहाँ देखें आप, ग्लोबल 500, ये एक तरह के पुरस्कार का नाम है। तो इस अवार्ड को किस श्रेणी में या किस चीज में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो सही जवाब इसका पर्यावरण प्रतिरक्षा हो जाएगा। यहाँ तो चुनना आसान है क्योंकि सारे प्रश्न पर्यावरण के हैं, लेकिन जब मिक्स करके आएगा तो उसमें आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 को देखिए, पहला बायोटेक पार्क यूपी में कहां पर स्थापित किया गया? तो लखनऊ में किया गया था, ये आपने हजारों बार पढ़ा है। अच्छा, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में होती है? सोलर रेडिएशन। वैसे तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है हमारे इकोसिस्टम के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी किस चीज में होती है?
तो 12 का जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। जल चक्र को चलाने के लिए, जल चक्र चलेगा ही नहीं अगर सोलर रेडिएशन जो है वो न प्राप्त हो, मतलब सूर्य का प्रकाश अगर नहीं प्राप्त हो। पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं, फिर वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, है ना। 13 को देखिए, वातावरण में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस चीज का है? तो नाइट्रोजन का है। अगर वायुमंडलीय संगठन को आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका जो मुख्यालय है वो अपना नैरोबी में है। नैरोबी माने केन्या में है, ठीक है। 15 को देखिए, कौन सा फूड चेन का निर्माण कर रहा है? फूड चेन यानी उसमें एक उत्पादक होता है, बाकी सारे जो है वो उपभोक्ता होते हैं, उसी को खाते हैं या दूसरों को खाते हैं। तो 15 जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें ग्रास, गोट और मैन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, क्योंकि घास जो है वो उत्पादक है, बकरा उसको खाता है, बकरे को आदमी खा लेता है, बाकी जितने हैं वो सही कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद 16 को देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल है वो क्या है? तो प्रेरक बल क्या है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो यहां पर आप डी को चुनिए। 17 को देखिए, वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो वैसे तो सारे ही पेड़ जो हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आजकल जैसी पानी की किल्लत चल रही है, पानी भी हम ही ने ज्यादा बर्बाद किया है, तो उसमें यूकेलिप्टस जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है। और यूकेलिप्टस ने ये नहीं कहा था कि हमको ले जाकर पानी की जहां कमी है वहां लगाइए। ये तो ऐसे इलाकों में पाया ही जाता था जहां दलदल होते थे। दलदल में इसको लगाया गया विदेशों में, जहां पर ये दलदलों को सुखा देता है, लेकिन अपने देश में ले आकर पता नहीं कहां से रोपा जाने लगा, और यहां पर ये नुकसानदेह सिद्ध होता है। एक दिन में 7-8 लीटर पानी पी लेता है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 18 को देखिए, यहां पर आपको बताना है कि जो पारितंत्र दिए हैं यानी इकोसिस्टम दिए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कैसा क्रम होगा? मतलब किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, ऐसे। तो अब इसमें आप सी वाले क्रम को आप चुन लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इसमें से है मैंग्रोव, उसके बाद है ग्रासलैंड, उसके बाद है लेक, और उसके बाद है महासागर। महासागर भले ही बड़े साइज का है, लेकिन इन सब की तुलना में इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। उसके बाद आप देखें यहाँ 19 को, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइए? तो नाइट्रोजन अपनी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन क्रेडिट, ये एक दृष्टिकोण है। अब इसको किस उद्देश्य से शुरू किया गया था या कहां से इसको शुरू किया गया था, किस सम्मेलन या किस आयोजन का परिणाम है? तो यहां पर आप ए को चुन लीजिए। ये क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट। 21 को देखिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली जो राष्ट्रीय कार्य योजना यानी एक्शन प्लान था नेशनल लेवल का, उसको कब शुरू किया गया, मतलब उसकी शुरुआत का समय देखिए। तो ये 2008 का समय था, कई बार आपने पढ़ा होगा। यहाँ जो बी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। 22 को देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? आप सभी जानते हैं क्या करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को खाकर अपना पेट भरती है और उसके बाद हमारी रक्षा करती है उन जो हानिकारक विकिरण है उनसे। ओजोन का ये भोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो तभी जुड़ते ही हैं जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन्हें प्राप्त होता है। इसके बाद 23 को देखिए, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? देखिए, क्लोरीन इसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्लोरीन इसमें से किसमें है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब मौजूद है। इसके बाद 24 को देखते हैं। कहा गया कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए यानी ओजोन परत के डिप्लेक्शन के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर जो होते हैं या ठंडा करने वाले यंत्र, उनके अंदर जो CFC इस्तेमाल होता है, या फिर मेथिल क्लोरोफॉर्म, या फिर हेलोन जो कि अग्निशामक के तौर पर यूज होता है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, जो नहीं उत्तरदायी है, ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो आपको चुनना है। तो इसमें से आप मेथिल क्लोरोफॉर्म को चुन लीजिए, जो कि एक विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। वो कहीं से भी ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बाकी चूंकि वो सॉल्वेंट के रूप में है ना, बाकी जितने हैं वो ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद 25 को देखते हैं। बताइए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसका कब होता है? तो 25 का बी हो जाएगा। ये सितंबर में मनाया जाता है, 16 तारीख को, है ना। यहां देखिए, कथन कारण दिया है, ओजोन परत जैविक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और पृथ्वी को ये उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षित रखती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ए ही होना चाहिए। कथन कारण सही, व्याख्या भी सही, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। 27 को देखिए, उड़ीसा तट जो है ये भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात का शिकार बनता है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव उजड़े हैं। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में एक जटिल बाढ़ का निर्माण करते हैं जो कि सुनामी तक को झेलने की कुवत रखते हैं, है ना। तो मैंग्रोवों का अगर विनाश होता है तो निश्चित तौर पर चक्रवात तो परेशान करेंगे ही। लेकिन बताइए कि क्या यही एक कारण है, मतलब ये कारण ठीक दिया हुआ है?
तो 27 का जो सही जवाब है वो इसमें ए ही होगा, क्योंकि उड़ीसा को ही ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो मैंग्रोव थे भारी तादाद में उनको हमने काट पीट कर उजाड़ दिया है। तो ए वाला विकल्प इसमें सही मालूम होता है। ठीक, आगे चले। वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो बात तो ठीक है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, इनसे ज़्यादा कोई बढ़ा नहीं सकता, लेकिन क्या यही वजह है कि ये नवीकरणीय संसाधन है? तो निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि दोनों कथन सही है लेकिन यहाँ व्याख्या सही नहीं है। नवीकरणीय संसाधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये थोड़ी ही है। 29 को देखिए, कौन सा भारत में डिफॉरेस्टेशन की वजह नहीं है या उसका प्रभाव नहीं है? वजह नहीं, प्रभाव की बात हो रही है। तो निर्वनीकरण का प्रभाव इसमें से क्या चीज नहीं है? देखिए आप, हिमालय में जल स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता खत्म हो रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, मृदा अपरदन तेजी से हो रहा है। तो नगरीकरण अगर कम होने लगे तब तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि नगरीकरण ही असली जड़ है तबाही की। तो निर्वनीकरण का ये प्रभाव नहीं, बल्कि ये वजह है निर्वनीकरण की। नगरीकरण जो तेज रफ्तार में बढ़ रहा है उससे हमारे जंगल उजड़ते जा रहे हैं, वहां नगर फैलते जा रहे हैं। इसके बाद 30 को देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो अब ये भी सामयिक प्रश्न है। फिलहाल इसमें अगर आपको चुनना हो तो आप सी को चुनेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। और आप देखें वनों का उच्चतम प्रतिशत यहां से किसमें है? जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां वनों की तादाद ज्यादा है, लेकिन तेजी से कम हो रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो 31 का जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, प्रतिशत की बात हो रही है। 32 को देखिए, वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लोकेशन आपको बतानी है। लोकेशन इसकी देहरादून है, यहाँ आप उत्तराखंड का देहरादून चुन लीजिए। 33 को देखिए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? तो जंगलों की कटाई के खिलाफ था। यहाँ देख रहे हैं आप, ये उत्तर भारत में चिपको और दक्षिण भारत में एपिको के नाम से जाना गया। इसके बाद आइए, यहाँ पर कहा गया कि कौन सा राज्य है जहां पर कि सबसे ज्यादा तादाद में नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य मौजूद हैं, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तादाद कहां पर ज्यादा है, आपको ये बताना है। तो 34 जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है, सी वाले विकल्प को आपने चुन लिया। आइए 35 को देखिए, कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? बस्तर में कौन सा है बताइए? तो बस्तर में इसमें से आपका इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, बाकी सारे जो है वो बस्तर में नहीं। बताइए कि साइबेरियन क्रेन जो होता है यानी सारस, उसके लिए सबसे बढ़िया हैबिटेट कौन सा है? राजस्थान, अरुणाचल, आंध्र या उड़ीसा? 36 तो राजस्थान है, यहां देख रहे हैं आप, ठीक है, ए वाले विकल्प को चुन लिया। 37 को देखिए, भारत में सामुद्रिक नेशनल पार्क या ओशियनिक नेशनल पार्क जो है उसकी लोकेशन, तो लोकेशन कच्छ के रन में, मतलब कच्छ की खाड़ी में है। यहां पर आप डी वाले विकल्प को चुनेंगे, गुजरात। आगे चले, यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे किसको घोषित किया गया? इसमें से यहां पर नाम दिए हैं नंदा देवी, कार्बेट, राजाजी और गिर। तो 38 का जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, ए वाले विकल्प को आपने चुना। 39 की ओर चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया, कब शुरू किया गया वो डेट बतानी है। तो 1973 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर अस्तित्व में आता है। 40वां देखिए, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऐसा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव, ठीक है, यहां जो सी वाला विकल्प है उसको आप चुन लीजिए। अगला देखिए, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रदूषण फैलाने वाली गैस है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। और आप देखें, प्रदूषण फैलाने का काम इसमें से तो सभी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है ये पूछ रहा है, तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड को आप चुनेंगे। अब इसमें ये देखना होगा कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद आइए 42 को देखिए, कौन सा एक वायु प्रदूषण में जैविक सूचक का काम करता है? मतलब जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर ये उगेंगे ही नहीं। तो ये लाइकेन होते हैं, और लाइकेन अपने आप में कोई जीव नहीं है, बल्कि दो जीवों की आपस में सहजीविता होती, ठीक है। 43 को देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल? तो ये अपना SO2 है, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, तो यहां खोज लीजिए आप आराम से। अच्छा, 44 नौकनी संलक्षण, ये जो है ये किस वजह से उत्पन्न होता है, मतलब किस प्रदूषण की वजह से ये पैदा होता है? तो 44 का डी वाला हो जाएगा, ये फ्लोराइड का जो प्रदूषण है उस वजह से होता है, ठीक, डी वाले विकल्प को आपने चुना। 45 भोपाल गैस कांड, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। तो 45 का जो परफेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, हजारों बार आयोग ने पूछा है, यहाँ सी वाले विकल्प को आप चुन लीजिए। और 46 को देखिए, कौन सी गैस? तो यहाँ MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट
नाम अलग ढंग से दिया हुआ है तो उसको पहचान लीजिएगा। चलिए 47 को देखिए। 2009 स्वच्छ गंगा के लिए निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया था? तो ये अपना राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण था। ठीक है, ये बात 2009 की हो रही है। तो यहाँ सी वाले विकल्प को चुनिएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसी का ये हिंदी वाला नाम है, तलहटी रिवर बेसिन को कहा गया है। तो दोनों नाम जानते रहिए। चलिए 48 को देखिए। कौन सा मास के अंतिम सप्ताह के जो माफ कीजिएगा महीने का जो अंतिम शनिवार होता है उसमें राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? इसमें से कौन सा ये देश है? देश का नाम आपको चुनना है, भारत नहीं है, भारत के अलावा कोई। तो 48 का सही जवाब सी हो जाएगा। ये सियरा लियोन है, यहां पर आप सी को चुनेंगे। हालांकि ये थोड़ा बेतुका प्रश्न है लेकिन फिर भी है। अच्छा 49 को देखिए। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, अभी आपने पीछे देखा है वही चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो 49 में आप चुनेंगे किसको? कच्छ को चुन लीजिए, अभी पीछे ये रिपीटेड। अब यहाँ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हर साल पूछा जा रहा है कि कौन सा गोल किस में तय किया गया है, नंबर आपको देखना होगा। तो इसमें आपको मिलान करना है, ये सूची मिलान वाला है। तो इसमें मिला लीजिए। देखिए सी वाले विकल्प के हिसाब से मिलाना होगा। मतलब SDG नंबर 10 जो है ये असमानताओं में कमी लाने के लिए है। वैसे ही SDG नंबर 13 जो है ये जलवायु क्रिया से जुड़ा हुआ है। और 14 जो है इसको आप पानी के नीचे जो जीवन है, मतलब जल जीवन है, उनके बारे में जोड़ लीजिए। और जो स्थल खंड पे जीवन है, जीवधारी है, उनके लिए 15 है। इस तरीके से मिलान करेंगे। तो ये 17 है, इनको 17 को देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कुछ अधिनियम इत्यादि दिए हैं पर्यावरण से संबंधित और उनका समय दिया है। मिलान इसमें भी करना है। तो इसमें आप बी वाले के हिसाब से मिलाइएगा। ठीक है, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसको आप 1972 से मिला लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसको आप मिला लीजिए 1986 से, भोपाल गैस कांड के बाद। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम है, मतलब वही NGT एक्ट है। तो उसको आप किससे मिलाएंगे? इसको 2010 से मिला लीजिए। और जैव विविधता वाला जो है उसको 2002 से मिला लीजिए। काम हो गया। 52वां देखिए, अंतिम प्रश्न है पर्यावरण का, उसके बाद हम इकोनॉमी देखेंगे। तो कहा गया है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? बताइए, ये SDG नंबर कौन सा है? तो ये अपना 6वां है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। इसके बाद अब आइए इकोनॉमी को देख लेते हैं। BPSC के संबंध में फाउंडेशन कोर्स हमारे चल रहे हैं। आप अगर जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो दिए गए नंबरों पर नीचे दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए इकोनॉमी में देखते हैं। पहला ही पूछा गया है कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलजुल कर काम करते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कहां दिखाई देती है? अपने ही देश में है और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तो बी वाले विकल्प को चुन लीजिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। इसके बाद दूसरा वाला है आर्थिक वृद्धि का सबसे बढ़िया मापन कैसे हो सकता है? किसी देश में आप कैसे करेंगे, किस चीज को देखेंगे तो बढ़िया अंदाजा लगेगा? तो आप मिला लीजिए डी वाले से। प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है, यानी पर कैपिटा प्रोडक्ट, PCP इसको कहा जाता है, उससे हमें सबसे बढ़िया अंदाजा लगता है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। कहा गया कि 1867-68 का समय था, उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थे भारत में। इसको सबसे पहले निश्चित करने वाले या इसके बारे में डिटरमाइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों के व्यक्तियों के नाम दिए हैं और उसमें से अपना सही विकल्प हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा? तो ये अपने दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। आगे आप देखें टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, भारत के संदर्भ में बताना है। तो देखिए व्यापार परिवहन है, वित्त और स्थायी संपदा है, वानिकी और मत्स्यिकी है। तो चौथा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, पहला और दूसरा आता है ये फॉरेस्ट्री और फिशरी, तो ये प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, व्यापार परिवहन और वित्त वाला मामला जो है ये दोनों आएगा। तो बी वाले विकल्प को चुनेंगे। इसके बाद 5वें प्रश्न को देखिए। भारत सरकार का जो बजट होता है, इसके कुल घाटे में किस घाटे का सबसे ज्यादा रोल होता है? ठीक है, टोटल डिफिक्ट में सबसे बड़ा रोल किसका या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? रेवेन्यू, बजटरी या फिर फिजिकल या फिर प्राइमरी? तो 5वां जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये राजकोषीय घाटा होता है, फिजिकल डिफिक्ट होता है जिसका कि सबसे बड़ा योगदान होता है। 6वां देखिए, 12वां फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो 12वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक, तो यहां जो सी वाला विकल्प है, माफ कीजिएगा बी वाला विकल्प है, उसको चुनेंगे। 7वां देखते हैं। पूछा गया कि भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य क्या रखा था? लक्ष्य क्या रखा था वो बताना है। तो सही जवाब इसका 5.6 होना चाहिए। सब 5-5 करके ही दिया है, तो इसमें से आप सी को चुनेंगे, 5.6। 8वां देखिए,
कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन के लिए सबसे प्रचलित माप के तौर पे काम करता है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक मतलब प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स प्राइस इंडेक्स। इस तरीके से इनका संक्षिप्त रूप भी आप देखते हैं, जैसे PI है, WPI है, CPI है, इस तरीके से दिया रहता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है? 8वां आप देखें, सही जवाब इसका B हो जाएगा, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है यानी WPI। 9वां देखें, कर्मचारी जो भारत में है उनको महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो उसके लिए किस चीज को हम आधार बनाते हैं? नेशनल इनकम को आधार बनाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, या पर कैपिटा इनकम को? तो 9वां जो है इसमें B को आप चुनेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI जो होता है उसी को हम आधार बनाते हैं इस चीज के लिए। 10वां प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? नाबार्ड, SBI, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? सही जवाब इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये कॉमर्शियल सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। 11 बैंकों का पहली बार नेशनलाइजेशन कब हुआ था भारत में? तो पहली बार हुआ था 1969 में। यहां पर आप C वाले विकल्प को चुन लीजिए, 1969। ठीक है, 12 को देखिए, बैंक दर से अभिप्राय क्या है? तो बैंक दर एक तरह की ब्याज दर होती है यानी इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन ये किस तरह की इंटरेस्ट रेट है ये आपको बताना है। बैंक रेट है क्या असल में? तो बैंक रेट जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यवसायिक या व्यापारिक बैंक जो है उनको दिए जाने वाले ऋणों पर लिया जाने वाला इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, RBI के द्वारा ये दिया जाता है और उस पर वसूला जाता है। 13 को देखें, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? बाकी जो करेंसी नोट होते हैं उन पे तो RBI के गवर्नर का होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसका होता है? तो ये वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उनके सिग्नेचर होते हैं। 14 को देखिए, गिल्ट एज्ड, ये गिल्ट एज्ड बाजार, इसका संबंध किस चीज से है? मतलब ये किस तरह का बाजार होता है? असल में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो असल में ये मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है यानी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। 15 को देखिए, M नरसिंघम कमेटी, इसका संबंध किससे है? तो नरसिंघम कमेटी का संबंध है बैंकिंग रिफॉर्म से, B वाले विकल्प को चुने। स्वाधार योजना, ये कठिन परिस्थिति में जो महिलाएं रह रही हैं उनके सहयोग के लिए चलाई जाने वाली स्कीम थी, तो हम C वाले विकल्प को चुनेंगे। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उसमें जीवन यापन कर रही महिलाओं के लिए। 17 को देखिए, यहां पर पूछा गया है कि भारत निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कार्यों की मदें शामिल हैं? मतलब कौन कौन से जो आइटम ऑफ वर्क हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहला सिंचाई में त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम है, फिर नदियों का इंटरलिंक प्रोग्राम मतलब नदी घाटी परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना। उसके अलावा जो वाटर बॉडीज है उनकी मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार, सिंचाई परियोजनाओं का पूरा विस्तार और पुनर्वास इत्यादि। इसमें से आपको चुनना है। यहां बात भारत निर्माण की हो रही, तो 17 जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा C वाला। सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन इसमें चौथा नहीं आएगा कि सिंचाई परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों का हम पुनर्वास करें, ऐसा कोई इसमें रिहेबिटेशन का प्रोग्राम नहीं था। 18 को देखिए, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसको कब शुरू किया गया था? इसका समय बताइए। तो अब यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा C वाला। ठीक है, ये 1999 का समय है, यहां पर आप C को चुने। 19 को देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो आप जानते ही हैं ये 2005 की बात है और वो भी 12 अप्रैल 2005 की तारीख है। D वाले विकल्प को आप चुनिए। ठीक, 20 को देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है। कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य था वो आपको देखना है। तो 2007 का लक्ष्य रखा गया था, पीछे की बात की जा रही है, पुरानी योजनाएं प्रासंगिक। विमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च विश्व महिला दिवस। ठीक है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय या विश्व महिला दिवस है, उसकी बात हो रही। अब आइए आगे चलते हैं। यहां कहा गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी है इसको भारत में कब अनाउंस किया गया था? 22। सही जवाब इसका A हो जाएगा, ये अप्रैल सन 2000 की बात है। ठीक है, अप्रैल सन 2000 में इसको अनाउंस किया गया था, यहाँ A वाले विकल्प को। और 23 का देखिए, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, कहां पर है? ये आपका जेनेवा में है, यानी आप यहां चुन लीजिए A वाले विकल्प को, A वाला। 24 को देखते हैं, 2011 का सेंसस बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहां पर आप A को चुन लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद पूछ रहा है और यहां 2011 के ही सेंसस के हिसाब से कौन से राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है?
सबसे कम जहां पर है वो आपको बताना है। तो कम वाले ही यहाँ ज्यादातर दिए हैं, अब उसमें से आपको एक चुनना होगा और सही जवाब इसका अरुणाचल हो जाएगा, यानी आप ए वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, यहाँ बिहार राज्य हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में ये सबसे ऊपर है, डी वाला विकल्प। अब यहाँ देखिए, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या यानी लिंगानुपात, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 से ज्यादा है, यानी 1000 पुरुषों से महिलाओं की तादाद ज्यादा है? ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें आपको चुनना है, कोई एक होगा। तो 27 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला। ठीक, पुडुचेरी। 28 को देखिए, लिस्ट मिलान करना है, प्रकृति और राज्य दिया है और इसमें आप मतलब प्रकृति का मतलब उसके विषय में दिया है। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा है? शहरी आबादी वाला, जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, ऐसे करके दिया है। तो मिलान करेंगे तो इसमें आप डी वाले के हिसाब से मिला लीजिए। 28 का डी सबसे सही मिलान होता है। मतलब सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहां पर है? तो ये अपने महाराष्ट्र राज्य में है, इसको मिलाएंगे आप। सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व अगर देखा जाए इनमें से जो दिया हुआ है, ठीक है, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो इसमें हो जाएगा दिल्ली, यानी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। और वैसे सबसे कम वाला कहां पर है? तो अरुणाचल है ना। अब इसमें देखिए, जो नगरीय जनसंख्या अपने देश की है उसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज अपने देश की टोटल पॉपुलेशन में कितना है? रूरल पॉपुलेशन ज्यादा थी और अर्बन कम थी, आप जानते ही हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? असल में ये करीब 31.16% है, तो इसमें आप बी को चुनेंगे। ठीक, बी वाला। इसके बाद 30वां प्रश्न देखें, कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? अर्बनाइज स्टेट। तो अर्बनाइज स्टेट इसमें आप देखिए कौन सा होगा? गोवा हो जाएगा, है ना। यहाँ जो सी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए, ये गोवा राज्य है। 31 को देखिए, पूछा गया कि 2011 के सेंसस के हिसाब से अर्बनाइजेशन का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, उसमें आपको इन राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो अर्बनाइजेशन के घटते क्रम में आप इसे अरेंज करके देख लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या? जिसमें ज्यादा है उसको पहले रखेंगे। तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा ए वाला। ठीक, सबसे पहले इसमें गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद फिर तमिलनाडु और अंत में जाकर केरल। 32, भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कब उच्चतम थी? यहां पर आपको दशक चुनना है। ठीक है, दशकीय वृद्धि की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा ये उच्च कब रही थी ये आपको देखना है। तो 32 का सही जवाब इसमें हो जाएगा सी वाला। ये 1971-81 का जो दशक था, यानी 10 साल का समय था, उस समय सबसे ऊंची देखी गई थी। 33 को देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस, तो आप जानते ही हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है, चुन लीजिए बी वाले विकल्प को। आइए अब 34 को देखते हैं। कहा गया कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज कंट्री कौन सी है संसार में? तो संसार में अगर देखा जाए तो ये सिंगापुर है। इसमें जो विकल्प दिए हैं सिंगापुर को आप चुन लीजिए, डी वाला विकल्प। ठीक, और 35 में आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? प्रतिशत के मामले में कौन सा देश वृद्धों के पॉपुलेशन के मामले में सबसे ऊपर है? तो 35 का डी हो जाएगा, ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। और 36 अंतिम प्रश्न, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे घनी बसावट वाला देश कौन सा है? डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री साउथ एशिया की कौन सी है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। तो 36 का सी हो जाएगा, ये मालदीव है, भारत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मालदीव है। और यहाँ पर हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है, जिसमें कि हमने बहुत सारे प्रश्नों का, जो कि काफी बार पूछे जा चुके हैं, उनका अभ्यास किया है। तो आगामी जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामना और नमस्कार।